गुड आफ्टरनून ऑफ यू। आज की रिवीजन क्लास में हमारा बजटरी कंट्रोल का रिवीजन हो जाएगा खत्म। आज हमें करना क्या क्या है, पहले हम एक इंपॉर्टेंट जो हमारा प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट बचा हुआ है उसका रिवीजन करेंगे और उसके बाद फिर इस चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट थियोरी कॉन्सेप्ट्स हैं उनको रिवाइज करके इस चैप्टर को वाइंड अप करेंगे। तो बिना देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। अगर हम अपने एग्जाम पैटर्न को एनालाइज करेंगे ना तो आपको एक कॉन्सेप्ट लगातार आता हुआ दिखेगा और वो है कंट्रोल रेशियोज का। ये जो कंट्रोल रेशियोज हैं इसके अंडर हमें टोटल 4 रेशियोज देखनी है। हालांकि अगर मैं इंपॉर्टेंस का के नजरिए से देखूं, मतलब इंपॉर्टेंट रेशियोज की बात करूं तो ये 3 रेशियोज है जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्टिविटी रेशियो, कैपेसिटी रेशियो और एफिशिएंसी रेशियो। एफिशिएंसी रेशियो का एक और नाम भी होता है प्रोडक्टिविटी रेशियो। एक चौथी रेशियो और है जिसको हम बोलते हैं कैलेंडर रेशियो। इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। हालांकि जो आपसे पहले वाला सिलेबस था जिसमें कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग करके एक पेपर हुआ करता था, वहां पर ये चौथी रेशियो नहीं दे रखी थी। वहां सिर्फ पहली 3 रेशियो पर ही बात थी, एक्टिविटी, कैपेसिटी और एफिशिएंसी। मैं पहले इन पहली 3 रेशियोज पे ही बात करूंगा क्योंकि चौथी रेशियो में ज्यादा कुछ है नहीं, वो आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और अभी तक आप जितने भी एमसीक्यूज एग्जाम में आए हुए हैं अगर आप उनको देखोगे तो आपको इन 3 में से ही कोई ना कोई क्वेश्चन मिलेगा। और अगर आप इन 3 रेशियोज को एनालाइज करोगे ना तो देखो टर्म्स, देखो क्या क्या यूज हो रखी हैं। एक टर्म है स्टैंडर्ड आवर्स, यही स्टैंडर्ड आवर्स देखोगे तो यहां पर भी यूज है। फिर एक टर्म है बजटेड आवर्स और ये बजटेड आवर्स यहां पर भी यूज है। फिर एक टर्म है एक्चुअल आवर्स और ये एक्चुअल आवर्स यहां पर भी यूज है। मतलब अगर आप इन 3 रेशियोज की तरफ ध्यान देखो दोगे तो आपको 3 टर्म्स यूज होती हुई दिखेंगी, एक स्टैंडर्ड आवर्स, एक बजटेड आवर्स और एक एक्चुअल आवर्स। कहने का मतलब ये कि इन रेशियोज को एक्सप्लेन करने से पहले हमें इन 3 टर्म्स के बारे में पता होना जरूरी है, तभी इन रेशियोज को हम ठीक से डिस्कस कर पाएंगे। तो पहले मैं जल्दी से इन 3 टर्म्स को आपको डिस्कस करवा देता हूं। इन 3 टर्म्स का जो है मैं आपको एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन देता हूं विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। इसको समझाने के लिए ना मैं आपकी स्टडीज से रिलेटेड ही एक एग्जांपल लूंगा जिससे बात आपको बहुत बढ़िया से समझ में आएगी। मान लीजिए आपके एग्जाम्स ना 30 दिन दूर रह गए हैं। अगर आप मान लो दिसंबर का अटेम्प्ट दे रहे हैं तो नवंबर 20 के आसपास आप पहुंच चुके हैं, और अगर आप जून का अटेम्प्ट दे रहे हैं तो आप मान लो 1 मई के आसपास पहुंच चुके हैं। मतलब आपके एग्जाम में गिनती के 30 दिन बचे हैं। अब जब इतने कम दिन बचे हो अब तो पढ़ना बनता है, नहीं पहले चाहे कुछ भी किया हो अब तो पढ़ना बनता है। और आपने दिमाग में एक टारगेट रखा कि यार अगले 30 दिन तक मैं रोज 15 घंटे पढ़ूंगा। इसका मतलब ये कि आपने अपने दिमाग में एक टारगेट सेट कर लिया, क्योंकि 15 घंटे आप एक दिन में पढ़ेंगे तो अगले 30 दिन में आपने 450 आवर्स का एक एस्टिमेशन लगा लिया। ध्यान रखें ये ना सिर्फ एक सोच है, आपने सोचा है कि ऐसा करेंगे ऐसा होगा कि नहीं होगा है वो डिफरेंट बात है, ठीक है जी। अच्छा, अब जब एक्चुअली में आप पढ़ने लगे, आपने जब एक्चुअली में पढ़ना शुरू किया, आप क्योंकि भाई रह तो महीना ही गया था, जैसे तैसे करके आपने खींचतान के एफर्ट लगा के 15 ना सही एटलीस्ट 12 घंटे का तो आपने आउटपुट निकाल ही लिया। मतलब आपने सोचा था कि आप 450 घंटे पढ़ लेंगे, पर एक्चुअली में आप जो पढ़ पाए वो 360 आवर्स ही पढ़ पाए। अब किताब तो हर किसी के सामने खुली होती है, लेकिन हर कोई किताब खोल के पढ़ ही रहा हो इसमें तो सच्चाई कम है भाई। एक इंसान जब कुछ कर रहा होता है और खासकर वो काम जिसमें वो बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है, तो क्या होगा, या तो वो पास्ट में डूबा हुआ होगा या फ्यूचर की चिंता लेके बैठा होगा। कहने का मतलब ये कि किताब तो खुली हुई है लेकिन मेरे को या तो पास्ट की यादें आ रही हैं कि ऐसा ऐसा क्यों हो गया, या फ्यूचर में क्या हो जाएगा मुझे उसकी चिंता खाई जा रही है, लेकिन प्रेजेंट मोमेंट में नहीं हूं, जो हाथ में किताब है अभी वो नहीं हूं। कहने का मतलब ये कि थॉट्स जो है कई बार हमें परेशान करते हैं और हमें पढ़ने से रोक देते हैं। और क्योंकि ना हम कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है इसलिए ना हम बैठे तो 12 घंटे, लेकिन 12 घंटे में जो आउटपुट निकाला ना वो 9 घंटे का ही निकाला। मतलब मान लो कोई ऐसा इंसान जो बिल्कुल कंसंट्रेशन से पढ़ रहा है तो वो ये काम जो हमने 12 घंटे में किया है वो 9 घंटे में ही कर लेता। मतलब ये कि हमने 12 घंटे पढ़ाई करके आउटपुट 9 घंटे का निकाला। मतलब जो इस एक्चुअल आवर्स में हमने जो काम किया है उसके लिए जो स्टैंडर्ड है वो 9 आवर्स का ही है, पर हमने कितना वक्त ले लिया, हमने 12 घंटे ले लिए। तो ये हो जाएगा 270 आवर्स। तो अब आपको थोड़ा सा मेरे ख्याल से मोटे मोटे तौर पर बात समझ में आई होगी कि हम यहां पर क्या बोल रहे हैं। हम जितना सोच रहे हैं कि हमारी इतना हमारा पोटेंशियल है वो क्या है, वो बजटेड आवर्स है। और हम उस पोटेंशियल का जितना यूटिलाइजेशन कर रहे हैं वो बेसिकली एक्चुअल आवर्स है। हमारा पोटेंशियल तो 450 घंटे का है, लेकिन हमने एक्चुअली में काम कितना घंटे किया है, 360 घंटे किया है। और उस 360 घंटे में हमने एक्चुअली में आउटपुट कितना निकाला,
वो बेसिकली स्टैंडर्ड आवर्स है। या फिर वो 360 घंटे जो हमने लगाए हैं वो काम जो है वो एक्चुअली में कितने घंटे में हो जाना चाहिए। मतलब ये जो स्टैंडर्ड है ये बेसिकली एक आइडियल सिचुएशन है कि ये 270 घंटे में हो जाना चाहिए था। और मैं अगर अब इन्हीं नंबर्स को परसेंटेजेस में कन्वर्ट कर लूं तो वो 3 कंट्रोल रेशियोज का रूप ले लेंगी। एग्जाम्पल के तौर पर हमारी कैपेसिटी हमें लगता था कि 450 घंटे है, पर हमने उस कैपेसिटी का यूटिलाइजेशन कितना किया? हम तो सिर्फ 360 घंटे ही बैठे, हम तो सिर्फ 360 घंटे ही बैठे। और जबकि हम बैठ सकते थे 450 घंटे, तो 360 को 450 से डिवाइड अगर कर दोगे तो 0.8 आ रहा है, और अगर मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 80% आ जाएगा। इसका क्या मतलब हुआ कि हमने अपनी कैपेसिटी का 80% यूटिलाइजेशन किया है। हमारी कैपेसिटी, हमारा पोटेंशियल 450 घंटे का था, लेकिन एक्चुअली में वो यूटिलाइज कितना हुआ? 360 आवर्स। तो हमने 80% कैपेसिटी यूटिलाइज करी, इसलिए इसको बोल देते हैं कि ये कैपेसिटी रेशियो है। नहीं? अच्छा, अब दूसरी बात सोचिए, एफिशिएंसी क्या है? हमने 270 घंटे का ही काम किया है, लेकिन बैठे हैं हम उसके लिए 360 घंटे। अगर हम मान लो 100% एफिशिएंट होते तो 360 घंटे अगर हम पड़े हैं तो 360 घंटे का ही काम करके निकलते। क्योंकि हम 360 घंटे में 360 घंटे का काम नहीं किया है हमने, तो हम बोलेंगे कि हमारी एफिशिएंसी जो है वो 100% से कम है। अगर हमने 360 घंटे में 400 घंटे का काम कर लिया होता, हमारी कंसंट्रेशन बहुत जबरदस्त है, एक एवरेज स्टूडेंट से बहुत बढ़िया है, मतलब हम बैठते 360 घंटे हैं लेकिन काम 400 घंटे का कर जाते हैं, तो हम बोलेंगे हमारी एफिशिएंसी 100% से ज्यादा है। तो अब आप जरा समझिए क्या बोलना चाह रहा हूं। अगर आप जितना बैठे हैं उतने ही घंटे का काम कर लेते हैं तो आप बोलेंगे कि आप 100% एफिशिएंट है। आप जितना बैठे हैं अगर उससे कम काम कर पा रहे हैं, 360 घंटे बैठे हैं लेकिन काम तो 270 घंटे का ही हुआ है, तो हम बोलेंगे कि हमारी एफिशिएंसी 100% से कम है। और जितना हम बैठे हैं अगर उससे ज्यादा का काम कर लेते हैं तो हम बोलेंगे हमारी एफिशिएंसी 100% से ज्यादा है। अब आप मुझे इस एग्जाम्पल में देख के बताइए, सोच के बताइए कि हमारी एफिशिएंसी 100% से कम है, 100% है या उससे ज्यादा है? सर हमारी एफिशिएंसी 100% से कम है। क्यों कम है? हम बैठे तो 360 घंटे हैं लेकिन काम हमने मात्र 270 घंटे का कम किया है। अगर हमारी एफिशिएंसी 100% से कम है तो 100% से आंसर कम कब आएगा? जब ऊपर मतलब न्यूमरेटर में 270 होगा कि न्यूमरेटर में 360 होगा? सर जब न्यूमरेटर में कम होगा तभी हमारा जो आंसर है वो 100 से कम आएगा। मतलब ये कि हमारा इसका जो फॉर्मूला बन जाता है वो क्या बन जाता है? 270 डिवाइडेड बाय 360 इंटू 100। मैं अगर इस फॉर्मूला बोलूं तो स्टैंडर्ड आवर्स डिवाइड बाय एक्चुअल आवर्स इंटू 100, और ये आ जाएगा 90%। मतलब 100 घंटे बैठते हैं तो 90 आवर्स का काम करते हैं। नहीं, ये हमारी एफिशिएंसी है। हमारी एफिशिएंसी कितनी है? 90%। तो ये वाली रेशियो कौन सी हुई? एफिशिएंसी रेशियो। ये रेशियो कौन सी है? ये रेशियो है हमारी कैपेसिटी रेशियो। ये रेशियो कौन सी है? ये रेशियो हमारी एफिशिएंसी रेशियो है। तो कैपेसिटी रेशियो का फॉर्मूला क्या हो गया? सर कैपेसिटी रेशियो का फॉर्मूला हो गया एक्चुअल आवर्स, जितना टाइम हम बैठे, डिवाइडेड बाय जो हमने सोचा था बजटेड आवर्स। ठीक है, एक्चुअल आवर्स डिवाइड बाय बजटेड आवर्स। फिर हमने कहा एफिशिएंसी क्या है? एफिशिएंसी का मतलब है कि अगर हमने जितना बैठे हैं अगर उतने का ही काम किया है तो हम बोलेंगे 100% है, जितना बैठे हैं उससे कम का काम किया तो हम बोलेंगे 100 से कम है, और जितना बैठे हैं अगर उससे ज्यादा काम कर लिया हमने तो हम बोलेंगे कि हमारी एफिशिएंसी 100 से ज्यादा है। अब इसका फॉर्मूला आपको रटने की जरूरत नहीं है, आप खुद लॉजिकली सोचिए। आपने 360 घंटे में 270 घंटे का काम किया है, मतलब जो काम 270 घंटे में हो जाना चाहिए आपने उसके लिए 360 आवर्स लिए हैं, मतलब आपने ज्यादा वक्त लिया है। तो ज्यादा वक्त लेने का मतलब है हमारी एफिशिएंसी 100 से कम है। और 100 से कम आंसर कब आएगा? जब न्यूमरेटर में छोटी फिगर हो और डिनोमिनेटर में बड़ी फिगर हो। और अगर मैं इसको फॉर्मूला का रूप दे दूं तो ये हो जाएगा स्टैंडर्ड आवर्स डिवाइड बाय एक्चुअल आवर्स इनटू 100। ठीक है जी। अच्छा, तीसरा रेशियो है एक्टिविटी रेशियो। अब एक्टिविटी रेशियो क्या बोलता है? एक्टिविटी रेशियो कहता है कि आपकी सोच क्या थी। सर हमारी सोच जब हमने प्लानिंग करना शुरू करी थी, अब 30 दिन रह गए थे, तो हमने तो सोचा था कि हम बैठ जाएंगे 450 घंटे। जब आप ये सोच रहे थे कि मैं 450 घंटे पढ़ाई करूंगा तो क्या आपके दिमाग में ये भी थॉट आया था कि 450 घंटे तो हम बैठेंगे, फिर हम थोड़ा बहुत टाइम वाइम खराब भी करेंगे, दोस्तों के फोन उठाएंगे, फेसबुक भी देखेंगे, यूट्यूब भी देखेंगे, आलतू फालतू सब चीज काम करेंगे वो 450 घंटे? ऐसा तो नहीं सोचा होगा।
आपने जब 450 घंटे के बारे में सोचा होगा तो ये भी दिमाग में जरूर सोचा होगा कि 450 घंटे मतलब पढ़ाई भी 450 घंटे की ही होगी। मतलब आपके दिमाग में था कि 450 घंटे अगर पढ़ेंगे तो आउटपुट भी 450 घंटे का ही निकालेंगे। मतलब आप अपने आप को 100% एफिशिएंसी के मोल पे तोल रहे थे कि हम 100% एफिशिएंट रहेंगे। नहीं, ऐसा ही सोच रहे होंगे। लेकिन आप जरा सोचें, जो आपकी सोच थी 450 घंटे, एक्चुअली में आपका काम जो हुआ है, भले ही आप बैठे 360, लेकिन आपने जो काम अचीव किया है वो तो मात्र 270 घंटे का ही है। आपकी सोच थी 450 घंटे का काम करेंगे, लेकिन एक्चुअली में जो काम किया है, बैठे आप 360 घंटे हैं, वो बात नहीं है। एक्चुअली में जो काम किया है वो 270 घंटे का ही किया है। काम तो 270 घंटे का हुआ है ना, एक्टिविटी जो अचीव हुई है वो तो 270 आवर्स की अचीव हुई है। तो इसको मैं अगर फॉर्मूला का रूप दे दूं 270 डिवाइडेड बाय 450 इंटू 100, तो ये जो आएगा ना, हम कहेंगे भाई हमने ना एक्टिविटी तो इतनी अचीव करी, हमने सोचा था कि 450 घंटे का काम करेंगे, पर एक्चुअली में हमने जो काम किया है वो मात्र 270 घंटे का ही है। तो हम कहेंगे कि हमारी एक्टिविटी सिर्फ 60% है। भाई 15 घंटे का काम हम सोचे थे कर लेंगे, लेकिन काम 9 ही घंटे का हुआ ना। भले ही आप बैठे 12 घंटे, ऐसे बैठ तो आप 18 घंटे जाओ, लेकिन उसमें सोते रहोगे बीच में, तो वो भी तो बात नहीं बनती ना। काम हुआ कितना है ये मैटर ज्यादा करता है ना। तो काम तो 270 घंटे का हुआ है। ये हमारी कौन सी है, एक्टिविटी रेशियो। तो ये 3 फॉर्मूलाज हैं जिसके ऊपर अब हम कुछ एग्जाम एमसीक्यूज देखेंगे। एग्जाम एमसीक्यूज देखने से पहले एक बार जल्दी से इन फॉर्मूलाज पे भी नजर डाल लेते हैं। जैसे हमने सबसे पहले देखी कैपेसिटी रेशियो। कैपेसिटी रेशियो क्या था कि हमारी कैपेसिटी वैसे तो 450 घंटे थी, पर हमने इस कैपेसिटी का यूटिलाइजेशन कितना किया। हम बैठे तो 360 घंटे ही, मतलब हमने अपनी कैपेसिटी का यूटिलाइजेशन जो किया वो 80% का किया। फिर जो हमने 360 आवर्स जो बैठे, उसमें काम तो मात्र 270 घंटे का ही किया हमने। मतलब हम बैठे भले ही 360 घंटे, लेकिन काम कितना किया, 270 घंटे का। तो हमने एफिशिएंट होके कितना काम किया, हम 90% एफिशिएंट रहे, 10% का टाइम हमने बर्बाद कर दिया। एक्टिविटी, हमने जो एक्टिविटी अचीव करी वो 270 आवर्स की थी, पर सोची हमने कितने की थी, हमने सोचा था कि 450 घंटे की एक्टिविटी अचीव करेंगे। मतलब जो हमारी सोच थी, उस सोच को हम कितना एग्जीक्यूट कर पाए, मात्र 60%। तो ये 3 रेशियोज हैं जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस कैलेंडर रेशियो पर बात अभी करेंगे। आइए जरा इन पर एमसीक्यू देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 तक हमारे हो गए थे, क्वेश्चन नंबर 82 से आगे बढ़ना है। और ये क्वेश्चन जो है जून 2021 में आया। आइए जरा देखें क्या पूछता है इसमें। हमें बजट प्रोडक्शन दे रखी है 800 यूनिट्स की, स्टैंडर्ड आवर्स दे रखे हैं, एक यूनिट को बनाने में कह रहा है हमें जो टाइम लगना चाहिए वो 25 घंटे का है। एक्चुअल प्रोडक्शन हमको दे रखी है 576 यूनिट्स की, और जो हमारे एक्चुअल वर्किंग हुई है वो 12,000 घंटे की हुई है। पहले आप ये बात को समझे कि एफिशिएंसी रेशियो निकालने के लिए आपको 2 चीजों की जरूरत पड़ती है, एक स्टैंडर्ड आवर्स और दूसरा एक्चुअल आवर्स। ठीक है, कौन सा न्यूमरेटर में कौन सा डिनोमिनेटर में, वो आप कॉमन सेंस लगाएंगे आपको पता लग जाएगा। लेकिन चाहिए ये 2 चीजें, जिसमें से एक्चुअल आवर्स जो है वो उसने हमको दे रखे हैं। अगर आप देखेंगे ये एक्चुअल आवर्स जो है ये हमको पता है 12,000 घंटे है। अब हमें क्या निकालना है, बेसिकली स्टैंडर्ड आवर्स निकालना है। स्टैंडर्ड आवर्स ध्यान रखिएगा हमेशा निकलते हैं एक्चुअल आउटपुट के कॉन्टेक्स्ट में। आपने जो प्रोडक्शन करी है, जो आपने काम किया है, वो कितने यूनिट्स का काम किया है, सर हमने 576 यूनिट्स जो हैं वो हमने बनाए हैं। इस एक्चुअल आउटपुट को बनाने में कितना वक्त लगना चाहिए, आपने कितना लिया है वो मैटर नहीं करता। जो आपने बनाया है, जो काम आपने किया है, उसको करने में कितना वक्त लगना चाहिए वो आपको कंप्यूट करना है। कहने का मतलब ये कि हमारा जो मेन कैलकुलेशन है वो स्टैंडर्ड आवर्स का है यहां पर। तो स्टैंडर्ड आवर्स ध्यान रखना हमेशा निकलता है किसके लिए, फॉर एक्चुअल आउटपुट। हमारा एक्चुअल आउटपुट कितना है, हमारा एक्चुअल आउटपुट है 576, और एक यूनिट को बनाने में 25 घंटे लगते हैं। तो 576 इंटू 25, ये जो हो जाएगा ये आएगा 14,400 आवर्स। हम स्टैंडर्ड आवर्स जो है हमेशा एक्चुअल आउटपुट के लिए क्यों निकालते हैं, उसके पीछे कारण है। आप मुझे बताइए, जो आपने एक्चुअल टाइम लिया है उसमें कितने यूनिट्स बनाए हैं, 576 आवर्स, 576 यूनिट्स। तो हमें ये देखना है ना कि ये 576 यूनिट्स को बनाने में आपने 12,000 घंटे लिए हैं, लेकिन इसको बनाने में टाइम लगना कितना चाहिए था, इसको बनाने में जो टाइम लगना चाहिए था वो 14,400 आवर्स लगने चाहिए थे। अब आप मुझे बताइए यहां पर हमारी एफिशिएंसी 100% से कम आएगी कि 100% से ज्यादा आएगी। लॉजिक कॉमन सेंस लगाइए बस, 100% ज्यादा कि 100% से कम। सर हमने ना
कम टाइम में जो है काम निपटा लिया। मतलब जो टाइम हमने 12,000 घंटे लिया है उसके लिए अगर कोई नॉर्मल वर्कर होता तो वो तो 14,400 आवर्स लेता, हमने तो कम टाइम में कर लिया। इसका मतलब हमारी एफिशिएंसी 100% से ऊपर है। और 100% से ऊपर कब आएगा? जब न्यूमरेटर बड़ा होगा। और न्यूमरेटर बड़ा होने का मतलब न्यूमरेटर में क्या आएगा? 14,400। और अगर आपको कॉमन सेंस नहीं लगाने में विश्वास तो फॉर्मूला फॉर्मूला तो हमें पता ही है, स्टैंडर्ड आवर्स डिवाइडेड बाय एक्चुअल आवर्स। तो हम यहां पर एफिशिएंसी रेशियो का फॉर्मूला अगर लिखें तो स्टैंडर्ड आवर्स डिवाइडेड बाय एक्चुअल आवर्स इनटू 100। स्टैंडर्ड आवर्स है 14,400 डिवाइड बाय 12,000 इनटू 100। ये आ रहा है 120%। बी इज द आंसर। इस 120% का क्या मतलब है? इस 120% का मतलब है कि हम 100 घंटे अगर हमें मिल जाएं तो उस 100 घंटों में हम 120 घंटे का काम करते हैं। दुनिया वाले 100 घंटे में 100 घंटे का काम करते हैं, हम 100 घंटे में 120 घंटे का काम करते हैं। इसका मतलब हमारी एफिशिएंसी जो है वो ज्यादा है। देखो एक बात मैं आपको बताऊं, जो ये स्टैंडर्ड आवर्स हैं ये ना अपने आप में एक दुनिया है। स्टैंडर्ड आवर्स का जो बहुत जबरदस्त या बहुत डिटेल डिस्कशन होता है ना, वो कॉस्टिंग का एक टॉपिक पढ़ते हैं हम, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग ना हमारे सिलेबस में नहीं है, पहले कभी सिलेबस में वो हुआ करता था और उसमें अच्छा खासा वक्त लगता था। और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में इस स्टैंडर्ड जो ये आर्ट्स है ना, इसके ऊपर काफी डिटेल डिस्कशन, ये इतना इतना बड़ा कॉन्सेप्ट है, इसके ऊपर ना मैं अगर 2-3 घंटे भी बोलता रहूं ना वो भी शायद हमें लगेगा कि अभी भी शायद और बोला जा सकता है इस टॉपिक के ऊपर। इस पे बहुत सारी वेराइटीज कवर हो सकती है, बट क्योंकि ना बजटरी कंट्रोल में जितना जरूरी है हम उतना ही बोल पाएंगे। वैसे अगर मान लो जो कॉस्टिंग कोर है ना, उसमें स्टैंडर्ड आवर्स का डिस्कशन, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग करके एक चैप्टर है वहां पर आता है, और उसके अलावा एक लेबर कॉस्टिंग वहां पे टॉपिक पढ़ाया जाता है। हमारे सिलेबस में लेबर कॉस्टिंग का एक इंट्रोडक्टरी डिस्कशन है, डिटेल डिस्कशन तो नहीं है, लेकिन लेबर कॉस्टिंग अगर हम डिटेल में पढ़ते हैं तो वहां पर भी जो स्टैंडर्ड आवर्स है उसका यूटिलाइजेशन होता है। लेकिन हम यहां पर जितना नीडेड है बजटरी कंट्रोल के लिए उतना ही देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 83 से पहले मैं आपको क्वेश्चन नंबर 84 करवाऊंगा, ठीक। बजटेड आवर्स ऑफ अ फैक्ट्री आर 15,000। कैपेसिटी यूटिलाइजेशन दे रखा है हमको 85% का, और एफिशिएंसी रेशियो भी उसने खुद ही दिया है 120% का। इसने हमसे ना स्टैंडर्ड आवर्स मांगे। इसने क्या मांगे हमसे? स्टैंडर्ड आवर्स मांगे हैं। पहले आप देखिए, कैपेसिटी रेशियो का जो फॉर्मूला होता है उसमें बजटेड आवर्स का यूज होता है। एफिशिएंसी रेशियो में तो बजटेड आवर्स नहीं आता, लेकिन कैपेसिटी रेशियो में आता है। कैपेसिटी रेशियो क्या होता है कि जो हमने सोचा था, हमने जो सोचा था उसको क्या बोलते हैं? बजटेड आवर्स बोलते हैं। जो हमने सोचा था, हमने एक्चुअली में कितने घंटे काम किया, ऊपर क्या आता है? एक्चुअल आवर्स मल्टीप्लाइड बाय 100। कैपेसिटी रेशियो दे रखा है 85, और एक्चुअल आवर्स आप इसकी मदद से चाहें तो निकाल सकते हैं। बजटेड आवर्स 15,000 है और इनटू 100, और हम कह सकते हैं कि जो हमारे एक्चुअल आवर्स होंगे वो 15,000, ये अगर वहां चला गया 85 ऊपर ही है, 100 नीचे आ जाएगा। देखा जाए तो हम 15,000 का 85% तो कर रहे हैं, यही तो मतलब हुआ ना। अगर मैं जो आपके साथ एग्जाम्पल शेयर किया था, हमने कहा कि 15 घंटे हमने सोचा था पढ़ेंगे, लेकिन पढ़े तो 80% ही। तो 15 घंटे का 80% कितना होता है? 12 घंटे। या 450 का 80% कितना होता है? हमने कितना देखा? 360 घंटे। नहीं, ऐसे तो किया ना हमने। ऐसे यहां पर भी 15,000 घंटे तो हमने सोचा था, ये हमारा बजटेड था, इसका 85% यूटिलाइजेशन हुआ, मतलब 12,750 आवर्स ये हमने एक्चुअली में घंटे काम किया है। ठीक है जी। अच्छा, हमारी एफिशिएंसी जो है वो 120% की है। आप जरा सोचिए, अगर एफिशिएंसी 100 से ज्यादा है, इसका मतलब हमने जो काम किया होगा वो 12,750 घंटे से ज्यादा का काम किया होगा। और अगर आपको दिक्कत आए, एफिशिएंसी रेशियो का फॉर्मूला आपको पता ही है क्या होता है? एफिशिएंसी रेशियो का सर फॉर्मूला होता है हमारा, स्टैंडर्ड ऊपर रखते हैं, एक्चुअल नीचे रखते हैं, तो स्टैंडर्ड आवर्स डिवाइडेड बाय एक्चुअल आवर्स इनटू 100। एफिशिएंसी रेशियो 120% का है। स्टैंडर्ड आवर्स हमसे मांगे हैं, वो हम निकाल देंगे। एक्चुअल आवर्स हम निकाल चुके हैं 12,750। तो हमारा जो स्टैंडर्ड आवर्स आएगा वो कितना आएगा? 12,750 इंटू 120 अपॉन 100। ये कितना आ रहा है? 15,300 आवर्स। इसका क्या मतलब हुआ सर? इसका मतलब ये है
कि दुनिया वाले जो काम 15,300 घंटे में करते हैं, हम वो पता है कितने घंटे में कर डालते हैं? 12,750 घंटे में। हम कम वक्त लेते हैं। जब हम कम वक्त लेंगे तभी तो एफिशिएंसी 100% के ऊपर आएगी। अगर हम ज्यादा वक्त लेते हैं जितना लगना चाहिए तो एफिशिएंसी 100 की नीचे आएगी। तो फॉर्मूला क्या है? स्टैंडर्ड ऊपर रखो और एक्चुअल नीचे रखो। क्वेश्चन नंबर 83, टू आर्टिकल्स ए एंड बी आर प्रोड्यूस्ड इन अ फैक्ट्री, ठीक है जी। देयर स्पेसिफिकेशंस शो दैट 4 यूनिट्स ऑफ ए और 2 यूनिट्स ऑफ बी, कह रहा 4 यूनिट्स ऑफ ए और 2 यूनिट्स ऑफ बी कैन बी प्रोड्यूस्ड इन 1 आवर। कहता है 1 घंटे में हम ए के 4 यूनिट बना सकते हैं और बी के 2 यूनिट बना सकते हैं। अच्छा, अगर मैं ये पूछूं कि अच्छा 1 घंटे में अगर बी के 2 यूनिट बनते हैं, इसका मतलब बी का 1 यूनिट आधे घंटे में बनता है। और अगर ए के 1 घंटे में 4 यूनिट बनते हैं, इसका मतलब ए का 1 यूनिट 15 मिनट में बनता होगा। भाई 60 मिनट को डिवाइड कर दूं 4 से, ऐसे कुछ है ना, बोलना तो यही चाह रहा है। अच्छा जी, द बजटेड प्रोडक्शन फॉर जनवरी 2015 इज 800 यूनिट्स ऑफ ए एंड 200 यूनिट्स ऑफ बी, ठीक है। एक्चुअल प्रोडक्शन, ये ज्यादा ध्यान रखना, हमारे लिए जरूरी क्या होता है? एक्चुअल प्रोडक्शन। हमने जो एक्चुअली में बनाया वो कितने बनाए? 900 ए के और 180 बी के, और इनके लिए हमें जो टाइम लग गया वो 350 आवर्स का लग गया। हमसे एफिशिएंसी रेशो मांगी है। एफिशिएंसी रेशो के लिए आपको 2 चीजें चाहिए होती हैं, एक्चुअल आवर्स जो उसने खुद ही दे दिया आपको 350 आवर्स, और दूसरा चाहिए होता है स्टैंडर्ड आवर्स। स्टैंडर्ड आवर्स हमेशा किसके लिए निकाले जाते हैं? एक्चुअल आउटपुट के लिए। ये जो हमने ए के 900 यूनिट बनाए हैं, इसके लिए कितना वक्त आइडियली लगना चाहिए, ऐसे ही जो हमने 180 यूनिट बनाए हैं इसके लिए आइडियली कितना वक्त लगना चाहिए, उसको हम स्टैंडर्ड आवर्स बोलते हैं। तो अब हमें ये बेसिकली कंप्यूट करना है। तो आइए जरा कंप्यूट कर लेंगे, इसमें कोई बड़ी प्रॉब्लम थोड़ी है। पहले हम एफिशिएंसी रेशियो का फॉर्मूला लिख लेते हैं, ठीक है जी। बताइए एफिशिएंसी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? सर एफिशिएंसी रेशियो के लिए 2 चीजें चाहिए होती हैं। एक तो चाहिए होता है स्टैंडर्ड आवर्स, किसके लिए? एक्चुअल आउटपुट के लिए, और डिवाइडेड बाय एक्चुअल आवर्स। एक्चुअल आवर्स क्वेश्चन में गिवन है, उसके लिए हमें कुछ ज्यादा मेहनत क्या, बिल्कुल मेहनत नहीं करनी, दे ही रखा है। अब यहां जो बात इंपॉर्टेंट है वो क्या है, आइए जरा देखें। हमें ये इस क्वेश्चन में बताया गया है कि जो ये ए है इसके 4 यूनिट्स हम 1 घंटे में बना लेते हैं। 4 यूनिट्स 1 घंटे में बना लेते हैं। तो इसका 1 यूनिट जो है वो कितने टाइम में बना लोगे? सर 1/4 आर, और आप कह सकते हो 0.25 आर में बना लेते हो। नहीं, ऐसा ही तो हुआ। अच्छा, बी जो है उसके 2 यूनिट्स बनते हैं 1 घंटे में, इसका मतलब उसका 1 यूनिट आप कितने टाइम में बना लोगे? 1/2 आर, और ये कह सकते हैं कि 0.5 आर। ये बात समझ में आती है? अब जरा सोच के बताइए, आपने ए का एक्चुअल प्रोडक्शन 900 यूनिट्स का किया है और बी का 180 यूनिट का किया है। तो मैं यहां पर अब अगर स्टैंडर्ड आवर्स निकालूं, स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट, तो ए के लिए क्या कहोगे? सर 900 यूनिट्स, 1 यूनिट के लिए 0.25 आवर लगता है, या 1/4 कह लो। तो 900 यूनिट जो बन जाएंगे हमारे, वो बन जाने चाहिए 225 घंटे में बन जाने चाहिए। और बी जो है वो हमने बनाए हैं 180, और 1 यूनिट को बनाने के लिए आधा घंटा लगता है, इसका मतलब ये 90 घंटे में बन जाने चाहिए। दोनों को मिला के हमको 315 घंटे का टाइम लगना चाहिए। ये क्या है? ये स्टैंडर्ड है। स्टैंडर्ड का मतलब इतना वक्त लगना चाहिए अपन को, और हमने वक्त लिया कितना है? हमने वक्त ज्यादा ले लिया। इस बार हमने 350 घंटे ले लिए, लगना चाहिए 315 घंटे, वक्त ले लिया 350 घंटे। ज्यादा वक्त लोगे तो एफिशिएंसी 100% से कम आएगी। और हमें तो फॉर्मूला भी बताया, स्टैंडर्ड ऊपर एक्चुअल नीचे। स्टैंडर्ड कितना है? 315। न्यूमरेटर छोटा हो जाएगा तो एफिशिएंसी 100 से नीचे आएगी। और भूल जाओ कभी फॉर्मूला तो कॉमन सेंस लगा लेना, क्योंकि हमने ज्यादा वक्त ले लिया, या ये कहें कि कम वक्त में जो काम होना चाहिए उसके लिए हमने 350 घंटे ले लिए, हो जाना चाहिए 315 घंटे में। अगर हम ज्यादा वक्त लेते हैं दैट मींस एफिशिएंसी इज लेस देन 100%। और लेस देन 100% आंसर कब आएगा? जब न्यूमरेटर बड़ा होगा और डिनोमिनेटर छोटा होगा। तो हम यहां पर अब कह सकते हैं कि स्टैंडर्ड आवर्स 315 घंटे है, और जो हमारे एक्चुअल आवर्स हैं वो 350 घंटे हैं। तो हमारी जो एफिशिएंसी है वो क्या हो जाएगी? स्टैंडर्ड टाइम 315 डिवाइड बाय 350,
चेक करो कितना आता है, 90% आ रहा है, 90% सी इज द आंसर। एटी फोर हमने कर लिया था, 85 देखो कितना प्यारा क्वेश्चन है। सिर्फ फॉर्मूला ही पूछा उसने, क्या पूछा है, एफिशिएंसी रेशियो का फॉर्मूला बता दो, क्या होता है, स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय एक्चुअल आवर्स। तो स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, ये हो गया 20 द आंसर। ठीक, अगर मान लो एफिशिएंसी की जगह वो कैपेसिटी या एक्टिविटी रेशियो का फॉर्मूला पूछेगा, वो भी बता ही दोगे आप। चलिए आइए, अब ये क्वेश्चन जो है ना दिसंबर 2021 में आए, 3 क्वेश्चन, एक कॉमन इंफॉर्मेशन दी और उसके बेसिस पे ये 3 क्वेश्चन पूछे। क्या क्या पूछा आइए जरा देखते हैं। PQR फैक्ट्री प्रोड्यूसेस 2 यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी इन 1 स्टैंडर्ड आवर, कह रहा 1 घंटे में 2 यूनिट बन जाते हैं। अच्छा जी, एक्चुअल प्रोडक्शन जो हमारी हुई वो 34,000 घंटे की हुई, और बजटेड प्रोडक्शन जो है वो हमारी 40,000 यूनिट की है। मतलब जो हमने सोचा था, वो हमने सोचा था कि हम 40,000 यूनिट्स बना लेंगे, लेकिन एक्चुअली में हमने बनाए कितने, 34,000 यूनिट्स। एक्चुअल आवर्स दे रखे हैं उसने आपको, और यहां पर आप देखोगे तो तीनों रेशो मांग ली, एक्टिविटी रेशो भी मांग ली, कैपेसिटी रेशो भी मांग ली, और एफिशिएंसी रेशो भी मांग ली। ये जो तीनों रेशो हैं, आपको पता है आपको 3 चीजें चाहिए, एक बजटेड आवर्स, दूसरा स्टैंडर्ड आवर्स, और तीसरा एक्चुअल आवर्स। जहां तक सवाल एक्चुअल आवर्स का है, वो तो दे ही रखा है अपन को, बताना एक्चुअल आवर्स कितना दे रखा है। पहले तीनों आवर्स निकाल ले क्या, हाँ सर पहले ऐसे ही कर लेते हैं। सर एक्चुअल आवर्स हमको दे रखे हैं उसने 16,000 घंटे। ठीक है, अच्छा अब आप जरा बताइए, आपको कह रहा है कि हमें 2 यूनिट बनाने में 1 घंटा लगता है, दो, अभी ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह ही हुआ, हमें 2 यूनिट बनाने में 1 आवर लगता है, तो 1 यूनिट बनाने में कितना वक्त लगेगा, सर 1/2 आवर। 1/2 का मतलब कितना हो गया, 0.5 आवर, मतलब आधा घंटा लगेगा, सिंपल सा फैक्ट है। अच्छा जी, अब आप मुझे बताइए कि स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट, आपका एक्चुअल आउटपुट कितना दे रखा है इस क्वेश्चन में। सर हमने एक्चुअली में जो बनाए हैं वो 34,000 यूनिट्स बनाए हैं, इसको वक्त कितना लगना चाहिए, सर 34,000 यूनिट्स को बनाने में, 1 यूनिट को बनाने में आधा घंटा लग रहा है, तो इसको बनाने में 17,000 घंटे लगने चाहिए। सीधी सीधी बात है भाई, 1 यूनिट को बनाने में आधा घंटा लगना चाहिए, तो 34,000 जो यूनिट हमने बनाए हैं इसके लिए आइडियल वक्त कितना लगना चाहिए, 17,000 घंटे। हमने कितना वक्त लिया है आप चेक कर लो, 16,000 घंटे। हमने कम वक्त लिया है, इसका मतलब हमारी एफिशिएंसी इस बार 100% से ज्यादा आएगी। ठीक है, चलो वो तो आगे की बात है। उसके बाद हमने पहले तो एक्चुअल आवर्स निकाल दिया, स्टैंडर्ड आवर्स निकाल दिया, अब हमें क्या निकालना है, अब हमें बजटेड आवर्स निकालने हैं। बजटेड आवर्स, हमने प्रोडक्शन सोची थी कि हम 40,000 यूनिट्स जो हैं बना लेंगे, हमने सोचा था कि हम 40,000 यूनिट्स बना लेंगे, बना नहीं पाए वो अलग बात है। तो अगर आपने सोचा था कि 40,000 यूनिट्स बना लोगे, तो इस 40,000 यूनिट्स के लिए आपने टाइम कितना एलोकेट किया होगा, भाई हमने तो यही सोचा होगा ना कि हम स्टैंडर्ड टाइम में ही बना लेंगे, तो इसका मतलब हमने 20,000 घंटे जो हैं वो सोचा होगा कि हम काम कर लेंगे। अब आपके पास तीनों चीजें आ चुकी हैं, अब एक एक करके आप तीनों चीजें निकाल लीजिए। सबसे पहले मुझे एफिशिएंसी रेशियो ही निकाल के बताइए। एफिशिएंसी रेशियो में क्या कहोगे आप, सर एफिशिएंसी रेशियो का मतलब होता है कि हमने कितना वक्त लिया और हमें कितना वक्त लेना चाहिए। अगर हम कम वक्त लेते हैं तो हमारा आंसर 100% से ज्यादा आता है, क्योंकि हमने यहां पर कम वक्त लिया है, हमने 16,000 घंटे लिए हैं, जबकि दुनिया वाले जो है कितने घंटे लेते हैं, 17,000 घंटे लेते हैं। तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड ऊपर डिवाइडेड बाय 16,000, स्टैंडर्ड डिवाइड बाय एक्चुअल इनटू 100। जरा बताना ये एफिशिएंसी रेशियो कितना आ रहा है, 17 डिवाइड बाय 16,000 परसेंटेज में देखें तो 106.25%। सही आंसर क्या हो जाएगा, डी। ठीक है, चलिए कैपेसिटी रेशियो बताइए। कैपेसिटी रेशियो क्या होता है, कैपेसिटी रेशियो मतलब हमने क्या सोचा था और हमने कितने घंटे काम एक्चुअली में किया। हमने सोचा था कि हम जो है 20,000 घंटे काम कर लेंगे, पर एक्चुअली में हमने 16,000 घंटे ही काम किया, तो देखा जाए तो हमने 80% कैपेसिटी को यूटिलाइज किया। तो यहां पर मैं लिख देता हूं, ठीक है, यहीं पे कर देता हूं, 16,000 घंटे आपने काम किया एक्चुअल आवर्स डिवाइडेड बाय बजटेड आवर्स, जो आपकी सोच थी, सोच कितने की थी, 20,000 घंटे की, इंटू 100, और ये आ जाएगा 80%। 80% का मतलब हो गया बी इज द आंसर। कोई दिक्कत है इसमें, आता है समझ में। एक्टिविटी क्या था, एक्टिविटी था कि आप चाहे जितने मर्जी घंटे पड़े हो, हमें मतलब नहीं है, आपने आउटपुट कितने वक्त का निकाला,
हमने जो आउटपुट निकाला है, हम भले ही काम हमने 16,000 घंटे किया है, लेकिन ध्यान रखिए आउटपुट तो हमने 17,000 घंटे का निकाला है। हमारी एफिशिएंसी ज्यादा थी ना, तो आउटपुट तो हमने 17,000 घंटे का निकाला है। तो हम क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड आवर्स। स्टैंडर्ड आवर्स का मतलब हो गया 17,000 घंटे। सोचे थे हमने 20,000 घंटे का आउटपुट निकालेंगे, बजटेड आवर्स इनटू 100। हमारी 85% की एक्टिविटी अचीव हुई है। 85, देखो 85% आ रहा ना, सी इज द आंसर। 85% की एक्टिविटी अचीव हुई है। एग्जामिनेशन क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है और आसान भी है, नहीं? अगला क्वेश्चन करवाने से पहले ना मुझे आपके साथ एक छोटा सा डिस्कशन करना पड़ेगा। मुझे आप पहले एक्टिविटी रेशो का फॉर्मूला बताइए। सर, एक्टिविटी रेशो का फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड आवर्स डिवाइडेड बाय बजटेड आवर्स। यही होता है ना, स्टैंडर्ड आवर्स डिवाइडेड बाय बजटेड आवर्स। सर, ये आप थोड़ा खिसका के क्यों लिख रहे हो इसको, इसके नीचे ही क्यों नहीं लिख रहे? रुको तो सही। और ये आप जानते हो कि ये स्टैंडर्ड आवर्स जो होते हैं ये किसके लिए होते हैं? एक्चुअल आउटपुट के लिए होते हैं। मतलब जो हमने एक्चुअली में काम किया है वो है कितने घंटे का, ये बताओ। आपने कितने घंटे काम किया वो मैटर नहीं करता, आप कितने घंटे पढ़ाई कर रहे हैं वो मैटर नहीं करता। आपने जितने घंटे पढ़ाई करी है उसमें एक्चुअली में आउटपुट कितने घंटे का निकाला है, आइडियली वो कितने घंटे का काम है वो मैटर करता है। तो हमने कहा स्टैंडर्ड आवर्स और डिवाइड कर दो, आपने सोचा कितना था, बजटेड आवर्स, और ये आपको दे देगा कि आपने सही मायनों में एक्टिविटी कितना अचीव किया। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है किसका, एक्टिविटी रेशो का। अब आप मुझे जरा सोच के बताइए, अगर मैं मान लो ऊपर नीचे एक्चुअल आवर्स से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं, मतलब यहां पर भी मैं एक्चुअल आवर्स लिख दूं और यहां पर भी एक्चुअल आवर्स लिख दूं, ये तो आपस में कट ही जाने। वैसे अगर मैं लिख भी देता हूं तो कोई फर्क तो नहीं पड़ता, देखो आपस में कट ही जाते हैं, ठीक है ना। ये लिखने से कोई फर्क तो पड़ता नहीं, पर मैंने कहा जो अगर लिख देता हूं अगर, तो इससे क्या होगा? सर, इससे तो हमें दिख रहा है, आप कुछ और ध्यान से देखो, मन की आंखों से देखो, ये आपको क्या दिख रहा है? सर, ये तो हमें एफिशिएंसी रेशियो का फॉर्मूला दिख रहा है। एफिशिएंसी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? स्टैंडर्ड डिवाइड बाय एक्चुअल। और सर ये जो है ये हमको दिख रहा है कैपेसिटी रेशियो का फॉर्मूला। देखो आप, हमने जितना सोचा था और हम एक्चुअली में कितना काम करा हमने, वो हमें क्या बताएगा कि हमने कितना कैपेसिटी को यूटिलाइज किया। तो मैं कहना ये चाह रहा हूं कि आपके पास एक्टिविटी रेशियो का एक और ऑल्टरनेटिव फॉर्मूला आ गया। अगर हमें एफिशिएंसी रेशियो दे रखा है, अगर हमें कैपेसिटी रेशियो दे रखा है, तो इसका मतलब हम दोनों के मल्टीप्लिकेशन से क्या निकाल सकते हैं? एक्टिविटी रेशियो निकाल सकते हैं। इसको मेन नोट से भी रीड कर लेते हैं एक बार। तो हमारा ऑल्टरनेटिव कैलकुलेशन क्या होता है एक्टिविटी रेशियो का? हम दो चीजों को मल्टीप्लाई कर दे, कैपेसिटी और एफिशिएंसी को, तो हमारा क्या निकल आता है? एक्टिविटी रेशियो। एक छोटे से एग्जांपल से आप समझ भी लीजिए। मान लो हमने जो अपना कैपेसिटी अचीव किया वो 80% किया, मतलब 0.8 किया। 80% का क्या मतलब होता है? 0.8। हमने सोचा था कि 100 घंटे कर लेंगे लेकिन 80 घंटे ही कर पाए, मतलब 0.8। हमने अपनी कैपेसिटी 0.8 यूटिलाइज करी। अब क्योंकि हमने 80 घंटे काम किया है, अब ये हमारी एफिशिएंसी पे डिपेंड करता है कि हमने 80 घंटे में 80 घंटे का ही काम किया है या कम किया है या ज्यादा किया है। नहीं, मान लो हमारी एफिशिएंसी जो है ना, हमारी एफिशिएंसी 90% है, मतलब हम 10% का वेस्टेज भी कर देते हैं। अब जरा सोचिए, अगर मैं इसको 0.90 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये आ जाएगा 0.72 आ जाएगा। 0.72 का क्या मतलब है कि भले ही हमने अपनी कैपेसिटी 80% यूज करी होगी लेकिन काम उसमें 72% ही हुआ है। नहीं, एक्टिविटी जो एक्चुअली में अचीव हुई है वो कितनी अचीव हुई है? 72% ही अचीव हुई है। आइए जरा इसके बेसिस पे भी कुछ एग्जाम एमसीक्यू देख लेते हैं। अब ये क्वेश्चन दिसंबर 2019 में आया और यहाँ पे साफ साफ हमें बड़े सीधे सीधे फिगर्स दे रखे हैं। कैपेसिटी रेशियो भी दे रखी है, एफिशिएंसी रेशियो भी दे रखी है और मांगी क्या है? एक्टिविटी रेशियो। लेकिन ना यहाँ पर एक बात बहुत ज्यादा ध्यान देने वाली है, वो क्या है? पहले हम एक्टिविटी रेशियो का फॉर्मूला लिख लेते हैं। बताइए भाई, फॉर्मूला क्या होता है? सर, एक्टिविटी रेशियो का फॉर्मूला यहाँ पर जो लगेगा वो बेसिकली दोनों को मल्टीप्लाई करके हमें निकालना पड़ेगा। मतलब अगर हम कैपेसिटी रेशियो को एफिशिएंसी रेशियो से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारा एक्टिविटी रेशियो आ जाएगा। अब प्रॉब्लम पता है यहां पर क्या आती है? यहां बच्चा थोड़ा सा कैलकुलेशन में फंस जाता है। आप देखिए, ये 95%, ये भी परसेंटेज में दे रखा है, ये भी परसेंटेज में दे रखा है। अगर आप दोनों को मल्टीप्लाई करोगे ना तो परसेंटेज स्क्वायर हो जाएगा, तो वहां बच्चे को थोड़ी सी तकलीफ हो जाती है। तो पता है इसको करने का तरीका बेस्ट क्या है? आप ना पहले 95% परसेंटेज हटा ही दो। परसेंट हटाने का मतलब है डेसिमल में लिख लो, कितना हो जाएगा? 0.95। और इसको भी परसेंटेज हटाएंगे तो 125/100 करोगे तो 1.25 आएगा।
पहले इसका प्रोडक्ट निकाल लो परसेंटेज का साइन हटा के। अगर हम परसेंटेज का साइन हटा के इसका प्रोडक्ट निकाल लेते हैं तो ये आ जाता है 1.1875, और अब इसको आप परसेंटेज में कन्वर्ट कर दोगे, मतलब 100 से मल्टीप्लाई कर देना, कैलकुलेटर पे ही करना। कई बार बच्चा जल्दबाजी में 11.875 कर देता है, हालांकि ऑप्शन में नहीं है, उसको अपनी गलती समझ में आ जाएगी, लेकिन जब मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो वो 118.75% बनेगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 90, जून 2022 का क्वेश्चन है। इसमें हमको ना एक्टिविटी रेशो दी हुई है, एफिशिएंसी रेशो दी हुई है। भाई तीन चीजें हैं, दो पता है, तीसरी निकल जाएगी, क्या प्रॉब्लम है? तीसरी कौन सी चीज मांगी होगी? ऑफ कोर्स कैपेसिटी रेशो मांगेगा। तो हमारे लिए यहां पर पहले हम फॉर्मूला लिख लेते हैं। फॉर्मूला क्या लिखोगे? एक्टिविटी रेशो इज इक्वल्स टू कैपेसिटी रेशो इनटू एफिशिएंसी रेशो। जून 2022 में आया ये क्वेश्चन। एक्टिविटी रेशो मैंने कहा पहले तो आप परसेंटेज का साइन हटा लो, तो 0.80 लिखेंगे, ठीक है ना। कैपेसिटी रेशो मल्टीप्लाइड बाय 66.67 को हम लिख देते हैं 0.6667, ठीक, ऐसा ही कुछ होगा। तो हमारी कैपेसिटी रेशो आ जाएगी 0.80 डिवाइडेड बाय 0.6667। बताना जरा कितना आता है सर? ये आ जाएगा 1.1999। और अगर मुझे परसेंटेज में चाहिए हो तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे परसेंटेज में चाहिए हो तो हम बोलेंगे 119.99%। 119.99%। मुझे बताइए इन चारों में सबसे नजदीक किसके है? चार ऑप्शन दे रखे हैं, सबसे नजदीक किसके है सर? 119.99% मतलब आप लगभग कह रहे हो कि 120% तो हो गया? नहीं, 120% तो हो गया 119.99, तो डी इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 91 स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन है, जब भी आएगा बिल्कुल एज इट इज आएगा। अब मैं ना फॉर्मुला नहीं लिख रहा, अब आपको पता है फॉर्मुला। फॉर्मुला क्या होता है? एक्टिविटी रेशियो इज इक्वल्स टू, व्हाट इज एक्टिविटी रेशियो? 80%। 80% को पहले मैंने कहा डेसिमल में कन्वर्ट कर लो, 0.8 इज इक्वल्स टू कैपेसिटी मल्टीप्लाइड बाय एफिशिएंसी। कैपेसिटी 120% है तो हम कह सकते हैं 1.20 है, और मल्टीप्लाइड बाय क्या? एफिशिएंसी रेशियो। निकाल लो एफिशिएंसी रेशियो। फ्री का एक नंबर है, अगर आता हो तो। भाई आता हो तो फिर तो सारे नंबर फ्री के हैं, नहीं आता हो तो फिर तो पहाड़ समान है भाई पेपर। 0.8 डिवाइडेड बाय 1.2, ये आ गया 0.6667। अगर मैं 4 प्लेस तक ले जाऊं इसको, और अगर मुझे परसेंटेज में चाहिए हो तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 66.67%। इसका मतलब सी इज द आंसर। हमारी जो कंट्रोल रेशियोज में आखिरी रेशियो डिस्कस करने वाली है वो है कैलेंडर रेशियो। और कैलेंडर रेशियो को एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपकी फिर से स्टडीज का एग्जांपल दूं। मान लीजिए आपका जो अटेम्प्ट दूर है वो 220 दिन दूर है, आज से 220 दिन के बाद आपके मान लो पेपर है, और आपने हिसाब लगाया 220 दिन दूर है, और मुझे लगता है कि बीच में कुछ ब्रेक्स वगैरह लेने पड़ेंगे, 15-20 दिन का आपने एक मार्जिन हटा लिया, तो आपको लगा कि आप 200 दिन की पढ़ाई कर लेंगे। मतलब बजटेड डेज जो वर्किंग डेज आपने अपने रखे वो 200 दिन रखे, पर एक्चुअली में आपने जब पढ़ना शुरू किया तो आप पढ़ाई जो है वो 180 दिन की ही कर पाए। और ये 20 दिन पढ़ाई क्यों नहीं कर पाए? कारण कई सारे हो सकते हैं। अनएक्सपेक्टेडली घर में कोई गेस्ट आ गए जिसकी वजह से काफी डिस्टर्ब रहा माहौल। उनका एक छोटा बच्चा था, उन्होंने मेरा एक रजिस्टर ही फाड़ डाला, और वो रजिस्टर को फिर से अरेंज करने में मुझे बहुत वक्त लग गया, उसमें दिन खराब हो गए। घर के किसी, या फिर कहें किसी पास के रिश्तेदार की किसी शादी थी, और वो रिश्तेदार ऐसा है नहीं शादी अटेंड करेंगे तो फिर तो 5-6 दिन तो उसको मनाने में लग जाएंगे मुझे, तो बेहतर है वो 5-6 दिन शादी अटेंड करके खराब कर लो। तो खराब करने जरूरी थे वहां पर, तो वहां पर दिन चले गए। और कुछ भी कारण हो सकता है, घर में मान लो आप किसी ऐसी, अभी घर रह रहे हैं वहां पे शिफ्टिंग करानी है, घर में कोई रिनोवेशन का काम शुरू हो गया, पेंट वगैरह शुरू हो, कुछ भी हो सकता है XYZ कारण। मतलब आप जो है 200 दिन की पढ़ाई नहीं कर पाए, 180 दिन की ही पढ़ाई कर पाए। इसका मतलब ये, जितने दिन आपने सोचा था कि वर्किंग रखेंगे, लेकिन वर्किंग हो कितनी पाई? 90%। 200 का कितना हो पाया? 180 दिन। तो ये जो है ना, यहां पर आर्ट्स में बात नहीं हो रही,
कैलेंडर में होते हैं डेज, तो यहां पर बात हो रही है डेज की। और एक्चुअल वर्किंग डेज को अगर हम बजटेड वर्किंग डेज से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आ जाता है हमारा कैलेंडर रेशियो। आइए जरा इस पे भी एक एमसीक्यू देख लेते हैं। हमसे यहां पर कैलेंडर रेशियो मांगा है। एक बच्चा कह रहा है सर आपने कैलेंडर की देखो स्पेलिंग कहीं गलत तो नहीं लिखी है। नहीं नहीं, सही लिखी है बेटा। कैलेंडर आप अपना कैलकुलेटर देखो ना, आजकल तो कैलेंडर होता है उसमें, देखो क्या स्पेलिंग है, डी के बाद ए ही होता है। आपको लग रहा होगा डी के बाद ई होता है, नहीं ई नहीं होता, डी के बाद ए ही होता है। तो कैलेंडर रेशियो एक्चुअल वर्किंग डेज हमारे हैं 135 डिवाइडेड बाय 150 बजटेड वर्किंग डेज इनटू 100 और परसेंटेज में निकाल देंगे तो 90% आएगा। सी इज द आंसर। कंट्रोल रेशियोज का डिस्कशन हमारा यहां पर होता है खत्म। ये टाइप्स ऑफ बजट का चार्ट हमने पहले भी देखा था, अब मैं इस चार्ट को आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। इस चार्ट में आपको जितना भी क्लासिफिकेशन दिख रहा है जिन पर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड थे वो सारे बजट्स हम डिस्कस कर चुके हैं। जैसे कि हमने फ्लेक्सिबल बजट्स देखे, कैश बजट पे डिस्कशन किया, फंक्शनल बजट के भी हमने प्रैक्टिकल क्वेश्चंस देखे, तो हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस वाले बजट देख चुके हैं। अब यहां पर जो बचा हुआ थ्योरेटिकल डिस्कशन है जिसके ऊपर थ्योरेटिकल एमसीक्यू आ सकते हैं, अब हम उन बजट्स की बात करेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम बड़े ही बेसिक बात कर लेते हैं कि ऐसे बजट्स जो हम पीरियड के हिसाब से क्लासिफाई कर सकते हैं। अब पीरियड शॉर्ट टर्म भी होता है, पीरियड लॉन्ग टर्म भी होता है, शॉर्ट टर्म बजट और लॉन्ग टर्म बजट। कैश बजट अगर हम बात करें वो बेसिकली एक शॉर्ट टर्म बजट ही है, आने वाले 3 महीने या 6 महीने की बात करता है। सेल्स बजट भी एक शॉर्ट टर्म बजट का एग्जांपल है, आने वाले 3-6 महीने की ही सेल हम प्रेडिक्ट करेंगे, ऐसा तो है नहीं कि आने वाले 5 सालों की सेल प्रेडिक्ट कर लें। ऐसे ही प्रोडक्शन बजट भी एक शॉर्ट टर्म बजट है। तो जो शॉर्ट टर्म बजट्स हैं वो आपको पता भी लग जाएगा नेचर से कि भाई शॉर्ट टर्म ही आप ज्यादा से ज्यादा दिमाग में अंदाजा लगा सकते हैं। अब लॉन्ग टर्म बजट्स हैं, अगर हम कोई मशीन खरीद के लेके आते हैं तो क्योंकि मशीन हम आने वाले 10 साल तक यूज करेंगे इसलिए वो एक लॉन्ग टर्म बजट है। हम कहीं पर फैक्ट्री लगाना चाहते हैं तो वो भी बेसिकली एक लॉन्ग टर्म बजट है। और रिसर्च एंड डेवलपमेंट, अब तो आपने कोविड के दौरान देखा, कोविड की जब वैक्सीन के लिए सारी की सारी फार्मास्यूटिकल कंपनी लगी हुई थी, सोचो इतनी जल्दबाजी थी हर एक कंपनी को कि हम पहले वैक्सीन लॉन्च करें, स्टिल कितना वक्त लग गया। और अगर ये जल्दबाजी ना हो, कोविड की जल्दबाजी नहीं होती और मान लो तब कोई वैक्सीन बनानी होती, फिर तो ये कंपनी आराम से रिसर्च एंड डेवलपमेंट करती हैं। मतलब आर&डी करना कुछ ये नहीं है कि कुछ 6-8 महीने का काम है। रिसर्च कर रहे हैं, डेवलपमेंट उसके बेसिस पे डेवलपमेंट होगा, तो ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस होता है, इसलिए ये भी लॉन्ग टर्म बजट के दायरे में आता है। तो हमने कहा एक क्लासिफिकेशन तो हो गया पीरियड के बेसिस पर कि एक शॉर्ट टर्म बजट होता है, एक लॉन्ग टर्म बजट होता है। एग्जाम्पल जो मैंने लिखे हैं ये स्टडी मैट के एग्जाम्पल है, तो ये एग्जाम्पल आप दिमाग में रखिएगा, इसके ऊपर एमसीक्यू बन सकता है। वो पूछेगा बताओ इसमें से कौन सा शॉर्ट टर्म बजट है, उसमें से एक कौन सा होगा कैश बजट। ऐसे ही पूछेगा कौन सा लॉन्ग टर्म बजट है, कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट कह लो या फिर रिसर्च एंड डेवलपमेंट बजट कह लो। कैपेसिटी के बेसिस पर जो क्लासिफिकेशन हो सकता है ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इसका थ्योरेटिकल एस्पेक्ट भी डिस्कस कर चुके हैं कि फ्लेक्सिबल बजट्स कब कब डिजायरेबल होते हैं, क्या होते हैं, फिक्स बजट्स क्या होते हैं, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो इसलिए इस पर हम ज्यादा बात नहीं करेंगे। स्कोप के बेसिस पर इसको भी हम डिस्कस कर चुके हैं। स्कोप का मतलब क्या होता है, कवरेज। अगर हम सिर्फ एक पर्टिकुलर फंक्शन पर फोकस करें तो जो कवरेज का दायरा है, स्कोप का दायरा है, वो लिमिटेड है। हम सिर्फ सेल पर बात कर रहे हैं, हम सिर्फ प्रोडक्शन पर बात कर रहे हैं, हम सिर्फ परचेज पर बात कर रहे हैं। इवन प्लांट की कैपेसिटी का भी बजट बन सकता है। भाई प्लांट की कैपेसिटी का बजट क्या मतलब हुआ कि मान लो कि मेरा जो प्लांट है वो 1 लाख यूनिट ही बना सकता है, लेकिन हमारी जो डिमांड है मार्केट में वो 1.5 लाख यूनिट की है, तो हमें प्लांट खरीदना पड़ सकता है। या फिर हमारा प्लांट का यूटिलाइजेशन हम कितना करेंगे, हम इससे रिलेटेड प्लानिंग करना चाहते हैं, तो इसके ऊपर बजट बन सकता है। प्लांट जब ज्यादा चलेगा, मतलब प्लांट का मतलब मशीन जब ज्यादा चलेगी ज्यादा खर्चा करेगी, कम चलेगी कम खर्चा, मतलब वो कॉस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हो सकता है और प्लांट के यूटिलाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हो सकता है कि आप कितना कैपेसिटी आपके प्लांट का है और कितना कैपेसिटी आप यूटिलाइज कर रहे हैं। मतलब यहां आप देखोगे ना, फंक्शनल बजट्स में जो हमारा दायरा है वो माइक्रो लेवल पर है, लेकिन हमने एक मास्टर बजट भी देखा था। मास्टर बजट बेसिकली क्या था, कंसोलिडेशन ऑफ ऑल फंक्शनल बजट्स, मतलब एक टारगेटेड पीएनएल बैलेंस शीट था, हमने बात करी थी। तो ये दायरा हो गया दायरे की बेसिस पर। एक है कंडीशंस के बेसिस पर, अगर हम ऐसे एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं जो बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है, दिनों दिन लगातार कुछ ना कुछ बदलता रहता है, प्राइसेस बदलते रहते हैं, कंपटीशन इतना ज्यादा है, कभी कौन मार्केट प्लेयर बन जाता है, कभी कौन मार्केट प्लेयर बन जाता है। अगर हम ऐसे एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं तो फिर ना हमें बजट भी ऐसा बनाना पड़ेगा जो करंट कंडीशंस के बेसिस पर हो। एग्जाम्पल के तौर पर रशिया यूक्रेन का वॉर,
रशिया यूक्रेन के वॉर ने पता नहीं कितनी इंडस्ट्रीज पर अपना असर छोड़ा, जैसे कि ऑयल के दाम कितने ऊपर नीचे होने शुरू हुए, स्टील का दाम की अगर बात करें तो ऐसे ही कई सारी इंडस्ट्रीज पर असर छोड़ा। जब हम देखते हैं कि इतना ज्यादा वॉलेटाइल एनवायरनमेंट है, तो हम कहते हैं जो अभी करंट कंडीशंस चल रही है ना उसके बेसिस पे बजट बनाओ, और बार बार बजट जो है चेंज होते रहते हैं। आप कह सकते हो कि बेसिकली करंट बजट जो है वो करंट कंडीशंस के ऊपर बेस करता है, और यहां हम जनरली ये वाला फ्लेक्सिबल बजट बनाना पसंद करते हैं। अब एक बात और ध्यान से सुनिएगा, ये 4 बेसिस पर जो हमने यहां पे क्लासिफाई किया है, एक बजट हो सकता है आपको 2 क्लासिफिकेशन में। देखिए फॉर एग्जांपल कैश बजट एक शॉर्ट टर्म बजट भी है, और ये कैश बजट एक फंक्शनल बजट भी है। कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट एक फंक्शनल बजट भी है, और यही कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट एक लॉन्ग टर्म बजट भी है। जैसे मैंने आपको याद हो कॉस्ट को क्लासिफाई करते वक्त बताया था कि मान लो मेरे सामने स्टूडेंट्स बैठे हैं, तो मैं स्टूडेंट्स को क्लासिफाई कर सकता हूं कि बॉयज कितने हैं, गर्ल्स कितनी हैं, कितने ग्रेजुएट्स हैं, कितने अंडर ग्रेजुएट्स हैं, कितने दिल्ली के हैं, कितने दिल्ली के बाहर से हैं। नहीं, ये सब क्लासिफिकेशन हो सकता है। तो इस ठीक ऐसे ही बजट्स जो हैं वो क्लासिफाई ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड भी हो सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ स्कोप भी हो सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशंस, या फिर ऑन द बेसिस ऑफ कैपेसिटी। तो हम बात कर रहे थे करंट बजट। करंट बजट बेसिकली फ्लेक्सिबल बजट ही समझो, क्योंकि करंट कंडीशंस के हिसाब से हमें बजट को बार बार चेंज करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम ऐसे एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं जहां पर कंडीशंस ज्यादा बदलती नहीं, जो आज के दौर में तो शायद इम्पॉसिबल है, इसलिए ये ज्यादा यूज होता नहीं। जिस तरीके से फिक्स बजट बकवास है, इसी तरीके से ये बेसिक बजट जो स्टैंडर्ड कंडीशंस के बेसिस पर होते हैं, स्टैंडर्ड कंडीशन मतलब एक कंडीशन हमने डिफाइन कर दी है, उसी की बेसिस पे बजट बनता रहता है। लेकिन ऐसा होता नहीं, हर रोज कुछ ना कुछ चेंजेस आते रहते हैं, डायनामिक वर्ल्ड है। तो ये जो है प्रैक्टिकल, इसकी अगर हम उसकी एप्लीकेबिलिटी देखें तो लिमिटेड दिखती है, जैसे कि फिक्स बजट्स की होती है। तो आपको ये 4 जो है याद रखनी है, 4 क्लासिफिकेशन याद रखनी है ऑन द बेसिस ऑफ स्कोप। स्कोप के बेसिस पे देखोगे तो फंक्शनल दिखेगा, मास्टर दिखेगा, ऑन द बेसिस ऑफ कैपेसिटी फ्लेक्सिबल दिखेगा, फिक्स दिखेगा, ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशंस बेसिक, और जो है करंट कंडीशंस। बेसिक अगर होगा तो उसकी जो बेसिक बजट होगा तो स्टैंडर्ड कंडीशन के हिसाब से होगा, जो करंट बजट होगा वो करंट कंडीशन के हिसाब से होगा, और फाइनली पीरियड, शॉर्ट टर्म बजट और लॉन्ग टर्म बजट। ठीक है, देख लेते हैं इसके बेसिस पे कुछ एमसीक्यू जो आए हुए हैं 2-3। क्वेश्चन नंबर 93 जून 2022 में आया, और देखो क्या पूछता है। डैश इज अ बजट विच कैन बी अटेन्ड अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस। मतलब ये कंडीशंस के हिसाब से क्लासिफिकेशन चाह रहा है, और कंडीशंस के हिसाब से हमने 2 क्लासिफिकेशन बनाई थी, एक बेसिक बजट, एक करंट बजट। करंट बजट करंट कंडीशंस के हिसाब से बनता है, और बेसिक बात कर रहा है बेसिक बजट की, मतलब हमने पहले से ही एक जो कंडीशंस है डिफाइन कर दी हैं, जिसको हम क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड कंडीशंस। तो स्टैंडर्ड कंडीशंस के बेसिस पे जो बजट बनता है उसको हम बेसिक बजट बोल देते हैं। कहता है बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूजुअली अ लॉन्ग टर्म बजट। लॉन्ग सेल्स बजट ये तो शॉर्ट टर्म बजट होता है, कैश बजट ये भी शॉर्ट टर्म होता है, तो लॉन्ग टर्म बजट में तो एक कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट ही आएगा। फिर से एग्जामिनेशन क्वेश्चन है दिसंबर 21 का। डैश इज प्रिपेयर्ड फॉर द एस्टिमेशन ऑफ प्लांट कैपेसिटी टू मीट द बजटेड प्रोडक्शन ड्यूरिंग द बजटेड पीरियड। पहले मुझे ये बताओ ये कौन से वाले बजट की बात हो रही है। सर ये स्कोप के बेसिस पर एक फंक्शन प्लांट की कैपेसिटी यूटिलाइज कितनी कर पा रहे हैं, यहां पर इस चीज की प्लानिंग है, और इसलिए क्योंकि प्लांट की कैपेसिटी के यूटिलाइजेशन पर बात हो रही है, तो यहां पर क्या बनाओगे आप, प्लांट यूटिलाइजेशन बजट। तो प्लांट यूटिलाइजेशन बजट का मतलब हो गया सी इज द आंसर। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थियरी कॉन्सेप्ट है जीरो बेस्ड बजटिंग का, जिस पर ऑलमोस्ट एग्जाम में एमसीक्यू आ ही जाता है। इसको समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल दूंगा जिसको आप रिलेट भी कर पाएंगे। देखो जब हम 11th-12th में होते हैं और वहां पर अपनी पढ़ाई कर रहे होते हैं, तो वहां ना बड़ा एक रिलैक्स माहौल होता है ना, सिलेबस बहुत ज़्यादा होता है। जब एग्जाम भी आते हैं तो इतनी छुट्टियां मिलती हैं, अगर पहले किसी पेपर में तैयारी हमने कम भी कर रखी है तो उन छुट्टियों के दौरान ही हम उस कमी को दूर करके आराम से पास कर लेते हैं। मतलब फेल होने का तो कभी दिमाग में आता ही नहीं। फिर जब हम ग्रेजुएशन में आते हैं तब भी मोर और लेस वही रिलैक्स एनवायरनमेंट, सिलेबस भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, छुट्टियां वगैरह मिल जाती हैं और ग्रेजुएशन में बंदा कर ही लेता है। लेकिन जैसे ही हम किसी प्रोफेशनल कोर्स में एडमिशन लेते हैं, सीएस, सीएमए या फिर सीए में, तो वहां हम देखते हैं कि पहली बार हमें फेलियर देखना पड़ा, पहली बार हमारा एक अटेम्प्ट क्लियर नहीं हुआ। हम पेरेंट तो छोड़ो, हम खुद ही हैरान है। हम स्कूल में टॉपर्स की कैटेगरी में आते थे और यहां पर हमें पहली बार फेलियर देखना पड़ रहा है। ये बात आपने कई बच्चों के मुंह से सुनी भी होगी, यार मैं हमेशा बढ़िया स्टूडेंट रहा लेकिन यहाँ पहली बार फेलियर देखा, मुझे विश्वास नहीं हो रहा। शायद ये बोलते बोलते
उसकी आंखों से शायद आंसू भी आ जाए। लेकिन मैं पर्सनली बताऊं ना, मैं यहां पर अगर कोई बच्चा रहता है, मैं उसको फेलियर तो नहीं मानता। उसको फेलियर क्यों नहीं मानता? क्योंकि प्रोफेशनल कोर्स के जो गेम के रूल्स है ना, वो बिल्कुल डिफरेंट है। अब होता क्या है, बच्चा जब यहाँ नया नया आता है, कोई गाइडेंस के लिए होता नहीं, हम वही रूल्स जो हमने स्कूल में लगाए थे, वही की ज्यादा छुट्टियां होती हैं, सिलेबस कम होता है, वही द रूल्स यहाँ लगाने की कोशिश करते हैं। जबकि यहाँ वो रूल्स लग नहीं सकते, सिलेबस एक तो बहुत ज्यादा है। फिर अगर कोई सीएस की बात करूं, अगर किसी को दोनों ग्रुप साथ में देने हैं तो 8 दिन में लगातार 8 पेपर हो जाएंगे। तो जब ऐसा माहौल हो कि सिलेबस ज्यादा हो, बैक टू बैक एग्जाम हो रहे हो, और आज मैं पेपर दे के आया हूं और अगले दिन मेरा पेपर है, और अगले दिन के लिए मेरे पास, अगर मैं गिनती करूं तो शायद 12, 13, 14 घंटे से ज्यादा नहीं होंगे, अगर मैं सोने खाने पीने का टाइम निकाल दूं, तो 12, 15 घंटे मेरे पास हैं। अगले दिन मेरा पेपर है, 20, 22 टॉपिक अगर मान लो उस सब्जेक्ट में है, तो हर एक टॉपिक को रिवाइज करने के लिए मेरे पास 35, 40 मिनट है सिर्फ। और 35, 40 मिनट में अगर एक टॉपिक रिवाइज करना हो तो पन्ने बस पलटे ही जाएंगे, हाँ आता है आता है आता है। मतलब उस दिन पढ़ के तो कोई पास नहीं हो पाएगा, पहले से ही आपको अच्छी खासी तैयारी करके रखनी पड़ेगी। नहीं, तो मैंने कहा कि मैं अगर यहां पर किसी बच्चे को फेल होते हुए देख रहा हूं, तो मैं पहले उसे बोलता हूं, भाई देख, अगर तुझे सच में तैयारी अपनी अच्छे से करनी है, तो पहले जो हुआ है ना, उसको फेलियर मत मानो, उसको लेसन मानो, उससे सीखो कि क्या गलतियां हुई है, और उसके बाद पेपर दो, कोई दिक्कत नहीं है। हमने भी देखा कुछ ना कुछ, और फिर जब जैसे जैसे समझ में आने लगा कि अच्छा ऐसे खेलना है, तो फिर ठीक से सब कुछ होने लगा। अब मैं बताने के जा रहा हूं, आप ध्यान से प्लीज सुनिएगा। जब आप 11th 12th से ग्रेजुएशन में आए, और आपने 11th 12th वाला तरीका ही लगाया, और वो लग भी गया, और आपको कोई दिक्कत नहीं आई। लेकिन जब मैं ग्रेजुएशन के बाद या फिर 11th 12th के बाद प्रोफेशनल कोर्स में तैयारी कर रहा हूं, और वही तरीका लगा रहा हूं, तो नहीं लग रहा। आप समझ पा रहे हैं? तो 11th 12th से ग्रेजुएशन करना सेम तरीका लग गया, इसको बोलते हैं हमने ट्रेडिशनल बजटिंग फॉलो करी है। लेकिन जब मैं ग्रेजुएशन में जो रूल्स लगे थे, या 11th 12th में जो रूल्स लगे थे, वही रूल्स मैं सीएस करते वक्त लगाता हूं, तो वो रूल नहीं लग पा रहे हैं। तो यहां ट्रेडिशनल बजटिंग से काम नहीं चलेगा, यहां पर हमें फॉलो करनी पड़ेगी जीरो बेस बजटिंग। जीरो बेस बजटिंग का मतलब है कि पुराना जो हुआ भूल जाओ, यहां पर आपको बिल्कुल नए सिरे से सब कुछ एक नए थॉट प्रोसेस के साथ सोचना है कि यहां कैसे खेलना है। पुराना तरीका लगाओगे तो यहां पर फेलियर देखने को मिलेगा। तो आपको पहले तो यहां पर जीरो बेस से, मतलब आपको ऐसे फ्रेश स्टार्ट करनी है कि पहले आप कैसे तैयारी करते थे वो मैटर ही नहीं करता। अब कुछ ऐसा समझो, एक बच्चा सीएस एग्जीक्यूटिव मान लो पास कर जाता है, अब उसको पता लग गया है कि अच्छा ऐसे पास होने के लिए ये करना पड़ता है, इतनी मेहनत करनी पड़ती है। जब वो प्रोफेशनल कोर्स में जाएगा ना, अब उसको ट्रेडिशनल बजटिंग लगानी है। क्यों? अब उसके पास एक बेस है पास्ट का, एग्जीक्यूटिव पास कर चुका है, प्रोफेशनल में आएगा तो अब उसके लिए ट्रेडिशनल बजटिंग लगेगी। लेकिन यही बच्चा जब सीएस क्वालिफाई करने के बाद कहता नहीं मैं तो अब आईएएस बनूंगा, यूपीएससी में जाऊंगा, तो यूपीएससी के गेम तो और डिफरेंट है वहां तो और खतरनाक गेम्स है, वहां तो पॉइंट समथिंग का परसेंटेज में रिजल्ट आता है। कहने का मतलब ये कि वहां के लिए फिर आपके सीएस वाले रूल्स नहीं लगेंगे, वहां आपको और अलग ही रूल देखने पड़ेंगे, फिर वहां जीरो बेस बजटिंग का आपको प्लानिंग करना पड़ेगा। ठीक, अब मैं इसको अगर कॉर्पोरेट से रिलेट करूं, अभी पीछे कोविड का टाइम बहुत मुश्किल था, हर एक इंडस्ट्री के लिए अगर मैं देखूं, हर एक इंडस्ट्री के लिए एक मुश्किल वक्त था। हर एक इंडस्ट्री को सरवाइव करने के लिए पता नहीं क्या क्या प्लान करना पड़ा। पास्ट वो देख नहीं सकते थे क्योंकि पास्ट तो कोविड फ्री था, लेकिन जो चल रहा है, जो फ्यूचर दिख रहा था उस दौरान, वो कोविड के दौरान जो कॉम्प्लेक्सिटी मुश्किलें थी वो सब दिख रही थी। तो हर एक को जीरो बेस बजटिंग ही करनी पड़ी। और मैं खासकर अगर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की बात करूं, तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में आप जानते हैं वैक्सीन डेवलपमेंट का जो वक्त है ना, वो कोई 3-4 साल नहीं होता। जितने कम टाइम में ऑलमोस्ट काफी कंपनीज ने वैक्सीन बना डाली, 3-4 साल में जनरली वैक्सीन नहीं बनती। जनरली वैक्सीन बनने का टाइम जो है 10, 12, 15 साल का डेवलपमेंट टाइम ले लेता है, क्योंकि कितने सारे क्लिनिकल ट्रायल्स वगैरह होते हैं। ऐसे ही थोड़ी की वैक्सीन बना के लोगों पे छोड़ दी, अरे भाई रिस्क है, बहुत बड़ा रिस्क है। लेकिन यहां पर मुश्किल ही ऐसी थी कि सबको बहुत अलग हटके सोचना पड़ा। जीरो बेस बजटिंग करके उन्होंने क्या करी, वैक्सीन की डेवलपमेंट करी। अब आप सोचे ना, कैंसर जैसी बीमारी, आज तक कोई वैक्सीन कहां डेवलप हो पाई? ठीक है, तो लगे तो इसमें भी हुए साइंटिस्ट, लेकिन आज तक डेवलप नहीं हो पाई। तो अब मैं अगर आसान से शब्दों में बोलूं, पास्ट अगर बेसिस नहीं है फ्यूचर की प्लानिंग का, तो हम बोलेंगे कि हम बिल्कुल जीरो बेस लेकर एक फ्रेश थॉट प्रोसेस से बजटिंग करेंगे।
और वो जो बजटिंग है वो तभी होगी जब फ्यूचर में हम ना अब एंटर कर रहे हैं और वो बिल्कुल अनसर्टेन है, हमें भी नहीं पता कि कैसा होगा, क्योंकि पास्ट में ऐसा कभी हुआ नहीं। जब हम पास्ट को बेस लेकर फ्यूचर की प्लानिंग करते हैं तो हम बोलते हैं कि ठीक है, वो ट्रेडिशनल बजटिंग है, कन्वेंशनल बजटिंग है। वो कह सकते हैं कि अकाउंटिंग ओरिएंटेड है। पास्ट में अच्छा इतना खर्चा हुआ, फ्यूचर में भी इतना ही हो जाएगा, फ्यूचर में 5-10% का इन्फ्लेशन लगा के इतना हो जाएगा। लेकिन जीरो बेस्ड बजटिंग ना डिसीजन ओरिएंटेड है। यहां अकाउंटिंग मतलब पास्ट में जो खातों में लिखा है वो देख के हम नहीं बोल सकते, यहां पे हमें डिसीजंस लेने पड़ेंगे, फ्यूचर के डिसीजंस लेने पड़ेंगे। अच्छा, अब क्योंकि सब कुछ पहली बार होगा तो हर एक मैनेजर को ना अपने जो भी वो बजट बोल रहा है कि मेरा इतना खर्चा होगा मेरे डिपार्टमेंट, उसको जस्टिफाई करना पड़ेगा, उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा भाई कैसे खर्चा होगा। अब आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। मैं पीछे ना एक आर्टिकल पढ़ रहा था, उसमें लिखा था कि किसी पर्टिकुलर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, मुझे नहीं पता, मुझे याद नहीं कौन सा था, लेकिन एक आर्टिकल था, करोड़ों रुपए खर्च कर दिए उस डिपार्टमेंट ने चाय समोसे में। ऑडिट हो गया, सामने आया भाई करोड़ों रुपए खर्च कर दिए, मतलब पॉसिबल नहीं है। और मान लो उस पर्टिकुलर ओहदे पर एक नया बंदा आया, एक नया सरकारी बाबू आया, और वो कह रहा है देखो आप पास देखो ना, लाखों करोड़ों रुपए खर्च हुए हैं, करोड़ों रुपए कर दो एलोकेट फिर से चाय समोसे के लिए। करे जाने चाहिए? नहीं। हम क्या बोलेंगे, भाई पहले तू जस्टिफाई कर कि तेरे को ये चाय समोसे के लिए अपने डिपार्टमेंट के लिए कितना रुपए चाहिए और इसका जस्टिफिकेशन चाहिए मुझे। मतलब वहां मैं पास्ट को बेस नहीं ले रहा, क्योंकि पास्ट में करप्शन हुई थी, और अब मान लो फ्यूचर में हम करप्शन से मुक्त करना चाहते हैं उस डिपार्टमेंट को, तो हम क्या बोलेंगे, भाई पास्ट जो हुआ उसको तो भूल जा, फ्यूचर में जितना खर्चा लगना चाहिए जस्टिफिकेशन मांगेंगे। क्योंकि जीरो बेस बजटिंग में पास्ट को बेस ले ही नहीं रहे, सामने वाला आपसे भाई खर्चा होगा ना, अगर हम बिजनेस ऑपरेशंस को अगर हम एग्जीक्यूट करेंगे और नए सिरे से एग्जीक्यूट करेंगे तो वो खर्चे का जस्टिफिकेशन चाहिए। अब आप ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को देख लीजिए, पीछे चला ट्रेंड किसका, डीजल और पेट्रोल की गाड़ियों का, अब आगे जमाना है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का, हर एक कंपनी आर&डी पे खर्चा कर रही है। तो वहां के जो मैनेजर्स होंगे जो आर&डी पे खर्चा कर रहे हैं, उनसे पूछा जाएगा ना कि आपको कितना चाहिए खर्चा, कितना आर&डी के लिए एलोकेट करें, क्योंकि अब ऐसा नहीं है कि गाड़ियां डीजल और पेट्रोल की बनानी, बस मॉडल चेंज करना, अब तो टेक्नोलॉजी ही नहीं है, टेक्नोलॉजी क्योंकि नई है तो इसलिए अब आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा। तो जीरो बेस बजटिंग का सबसे अगर आसान से शब्द में बोलूं कि बिल्कुल बिगिनिंग से बजटिंग करना, पास्ट को बिल्कुल भुला के। आइए अब पढ़ते हैं। सबसे पहले तो आप ये जीरो बेस बजटिंग का एक नाम और भी याद रखेंगे, डी नोवा बजटिंग। डी नोवा बजटिंग का मतलब होता है बजटिंग फ्रॉम द बिगिनिंग विदाउट एनी रेफरेंस टू दी पास्ट बजट्स। ठीक है, डी नोवा बजटिंग। वो आपको एमसीक्यू देगा कि बताइए जीरो बेस बजटिंग का इसमें से कौन सा एक और नाम है, तो डी नोवा बजटिंग, ये नाम आप याद रखेंगे। और इस बजटिंग में क्या होता है कि हर एक मैनेजर को जस्टिफाई करना पड़ता है कि क्यों उसको इतना बजट एलोकेट किया जाए, मतलब उसको हर एक रुपया जो वो खर्च करेगा उसका प्रूफ देना पड़ेगा कि क्यों वो ये खर्चा करना चाहता है। और जो चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स है, मतलब जिसे प्यार से हम सीमा बोल देते हैं, लंदन का कॉस्ट अकाउंटिंग इंस्टीट्यूट है, बहुत फेमस इंस्टीट्यूट है। इस इंस्टीट्यूट ने जो डेफिनेशन दी है कि यहां पर हम सारी एक्टिविटीज को वापस से री इवैल्यूएट करते हैं ईच टाइम अ बजट इज सेट। मतलब हम सारी एक्टिविटीज जो परफॉर्म करने वाले हैं उसका री इवैल्यूएशन होता है, पहले वाला जो इवैल्यूएशन हो चुका है उसको हम बिल्कुल नकार देते हैं। अब ये कन्वेंशनल बजटिंग से कैसे अलग है, कन्वेंशनल या फिर ट्रेडिशनल बजटिंग? जैसे मैंने बताया, कन्वेंशनल बजटिंग जो होती है वो अकाउंटिंग ओरिएंटेड होती है, पहले जो खातों में लिखा है उसी के हिसाब से ही इन्फ्लेशन कंसिडर करके हम फ्यूचर का बजट एलोकेट कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, पास्ट को तो बेस मान ही नहीं रहे, सामने वाले को जस्टिफाई करना पड़ेगा, भाई बता क्यों इतना खर्चा करना चाहता है। रेफरेंसेस मेड टू पास्ट बजट, यहाँ पे नो रेफरेंसेस मेड। मैनेजर नीड नॉट जस्टिफाई, क्यों? क्योंकि किताबों में जो लिखा है वही दे देंगे उसको, मैनेजर को जस्टिफाई करने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पर मैनेजर्स आर रिक्वायर्ड टू जस्टिफाई, और क्योंकि उनसे जस्टिफिकेशन मांग रहे हैं इसलिए हम कह सकते हैं कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ओरिएंटेड बजटिंग है। फिर सामने वाले को रिस्पॉन्सिबल ठहरा रहे हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ओरिएंटेड बजटिंग है। आइए जरा ZBP पे जो MCQ आए हुए एग्जाम में वो भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 96, a budget in which responsibility center manager must justify each planned activity and its budgeted total cost is called। किस में जस्टिफिकेशन चाहिए अपन को? जीरो बेस्ड बजटिंग में चाहिए, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। जीरो बेस्ड बजटिंग जो है वो किसकी वीकनेस को ओवरकम करता है? जहां पर ट्रेडिशनल या कन्वेंशनल बजटिंग नहीं लग सकती वहां पर जीरो बेस्ड बजटिंग लगती है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, कि ये कन्वेंशनल बजटिंग की वीकनेस को ओवरकम करता है। ट्रेडिशनल बजटिंग जो होती है वो अकाउंटिंग ओरिएंटेड होती है, जबकि जीरो बेस्ड बजटिंग जो होती है वो डिसीजन ओरिएंटेड होती है। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स ऑफ बजटिंग ऑल एक्टिविटीज आर री इवैल्यूएटेड ईच टाइम अ बजट इज सेट? और वो है
जीरो बेस्ड बजटिंग। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 100, ये भी दिसंबर 19 में आया। डैश इज अ मेथड ऑफ बजटिंग वेयर बाय ऑल एक्टिविटीज आर री एवेल्युएटेड ईच टाइम अ बजट इज सेट। ये बेसिकली सीमा लंदन की जो है डेफिनेशन है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जीरो बेस्ड बजटिंग। एक और बहुत इंपॉर्टेंट थियरी कॉन्सेप्ट वो है बजट की फैक्टर। और की फैक्टर के ऊपर तो हमने पहले बात भी कर रखी है, याद है कौन से टॉपिक में बात की थी? मार्जिनल कॉस्टिंग में। वहां पर हमने इसके प्रैक्टिकल एमसीक्यूज भी देखे थे कि की फैक्टर को हम कैसे कंसीडर करते हैं। की फैक्टर के वहां पे कुछ नाम भी लिखे थे, स्केयर्स फैक्टर होता है, ये लिमिटिंग फैक्टर भी होता है। यहां पर दो नाम हम और लिख रहे हैं, क्या नाम? गवर्निंग फैक्टर भी कहते हैं, प्रिंसिपल बजट फैक्टर भी कहते हैं। ये नाम प्लीज याद रखिएगा, इसके ऊपर भी एमसीक्यू बनता है। हमने, आपको याद हो, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं हमारा लेबर आवर्स जो है उसकी कमी है, उसकी शॉर्टेज है। अब जरा सोचिए, लेबर आवर्स शॉर्टेज है, फ्यूचर की प्लानिंग कर रहे हो, क्या लेबर आवर्स को कंसीडर नहीं करोगे? सर बिल्कुल करेंगे। और इसको इसलिए कंसीडर करेंगे क्योंकि ये तो काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर हो गया। इसी के बेसिस पर फ्यूचर का प्रोडक्शन डिसाइड होगा। क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हो गया, इसलिए हम इसको बोलते हैं ये प्रिंसिपल बजट फैक्टर है। इसका एक और नाम क्या है? प्रिंसिपल बजट फैक्टर। और फ्यूचर में कितना प्रोडक्शन हम कर पाएंगे ये उसको गवर्न करेगा, इसलिए हम इसको गवर्निंग फैक्टर भी बोल देते हैं। तो बात वही है, घुमा फिरा के बोली गई है कि जो जो फैक्टर की कमी है तो वो इंपॉर्टेंट हो जाता है, और क्योंकि वो इंपॉर्टेंट हो जाता है तो वो स्केर्स तो है लेकिन फिर इंपॉर्टेंट भी है, इसलिए प्रिंसिपल बजट फैक्टर या फिर उसको गवर्निंग फैक्टर भी बोल देते हैं। और क्योंकि ये ऐसा फैक्टर है जो हमारी एक्टिविटीज को लिमिट कर सकता है, इसलिए हम बोल देते हैं कि इसकी डेफिनेशन में अ फैक्टर व्हिच लिमिट द एक्टिविटीज ऑफ एन अंडरटेकिंग एंड व्हिच इज टेकन इनटू अकाउंट इन प्रिपेयरिंग बजट इज नोन एज बजट की फैक्टर। अब ना हमारे इंस्टीट्यूट ने ये कुछ इंडस्ट्रीज दे रखी हैं और उन इंडस्ट्रीज का ना एक एक की फैक्टर बता रखा है। तो ये 5 इंडस्ट्रीज और उसके ये की फैक्टर आपको याद होने चाहिए। एक हाथ पर एमसीक्यू आ चुका है और आगे जाके बाकियों पर भी एमसीक्यू आ जाएगा। देखो, अगर हम मोटर कार की बात करें, मतलब गाड़ियों की बात करें, तो सेल्स डिमांड की फैक्टर आज के दौर में तो कम दिखता है, क्योंकि अब अगर आप दिल्ली, मुंबई या फिर किसी भी मेट्रो में देखोगे तो पार्किंग के ही कितने इशू है यहाँ तो। और इवन छोटी सिटीज में भी अब चले जाओगे तो वहां पर भी पार्किंग को लेके बड़ी प्रॉब्लम्स है, क्योंकि गाड़ियां बिकी इतनी रही हैं। लेकिन अगर मैं थोड़ा सा लग्जरी कार सेगमेंट पे चले जाऊं, मतलब ऐसी गाड़ियां जो 1 CR प्लस हैं, 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, 7 करोड़, तो वहां ना जो डिमांड है वो लिमिटेड है। और जितने भी कार मैन्युफैक्चरर्स जो लग्जरी गाड़ियां बनाते हैं, फॉर एग्जांपल मर्सिडीज, BMW या फिर जो रॉयल्स रॉयस है या कोई भी लग्जरी गाड़ी बनाते हैं, वो ट्रैक करते रहते हैं ऐसे लोगों को जो नए नए अमीर बन रहे हैं, क्योंकि उनकी एस्पिरेशंस वगैरह ज्यादा होंगी और वो ये गाड़ियों में शायद इन्वेस्ट करें, वो उनका एक पोटेंशियल मार्केट है। अब जो अल्ट्रा लग्जरी लोग हैं वो लिमिटेड नंबर में हैं और कार मैन्युफैक्चरर्स जो हैं वो कई सारे हैं। अब मान लो यहां से डिमांड आ रही है सपोज 20,000 गाड़ियों की, तो ये 20,000 गाड़ियों पर फोकस कई सारे कार मेकर्स का है, तो ये डिमांड लिमिटेड है। जो ज्यादा कैप्चर कर पाया। आप समझ पा रहे? तो हाँ, कह सकते हैं कि मोटर कार में सेल्स डिमांड की फैक्टर हो सकता है अगर गाड़ियों की जो प्राइसिंग है वो थोड़ी सी अपर एंड पर है तब। उसके बाद अगर मैं ये पेट्रोलियम रिफाइनरी की बात करूं तो ये क्या रिफाइन करेंगे? ये कच्चा तेल रिफाइन करेंगे, और कच्चा तेल हम दूसरे देशों से इंपोर्ट करते हैं। हमारा सबसे बड़ा जो इंपोर्ट बिल बनता है वो क्रूड ऑयल पर बनता है, और क्रूड ऑयल की सप्लाई कई बार इंटरनेशनल फैक्टर्स डिसाइड करते हैं। जैसे रशिया यूक्रेन के वॉर के बाद कई सारी इंडस्ट्रीज का जो रॉ मटेरियल वो अफेक्ट हुआ, कोविड के दौरान भी कई सारी दिक्कतें आई, और भी कितने जो हैं इवेंट्स आते हैं इंटरनेशनल लेवल पर जहां पर क्रूड ऑयल की सप्लाई जो है वो अफेक्ट हो जाती है। ठीक। उसके बाद मैं अगर इस हाइड्रो पावर जनरेशन की बात करूं, मतलब पावर को जनरेट करना विद द हेल्प ऑफ वाटर, हाइड्रो पावर जनरेशन, और जब हम पानी की मदद से बिजली बनाते हैं, पावर बनाते हैं, तो ना फ्लोइंग वाटर चाहिए होता है। तभी आपने कभी देखा हो, कभी आप किसी हाईवे पे निकले हो, पहाड़ वहाड़ के साइड कोई रिवर आपके रास्ते में पड़ी हो, कोई नदी पड़ी हो, तो वहां पर डैम वगैरह बने होते हैं, तो वो पानी का बहाव उन्होंने रोक रखा होता है और वो एकदम से पानी छोड़ते हैं क्योंकि वो पावर जनरेट की जाती है। अब सोचिए मॉनसून के वक्त वहां पर पानी का लेवल बढ़ेगा और मॉनसून के वक्त फ्लोइंग वाटर की जो सप्लाई है वो बढ़ जाती है, और फ्लोइंग वाटर क्योंकि बढ़ जाता है तब पावर जनरेट जो है वो और ज्यादा हो पाती है। तो हम कह सकते हैं कि पावर जनरेशन में मॉनसून की फैक्टर है। अगर किसी पर्टिकुलर साल में मॉनसून अच्छा नहीं हुआ तो पावर जनरेट भी उतनी अच्छी नहीं हो पाएगी, और क्योंकि पावर भी इंडिया जैसे देश में अभी कई जगहों पर अभी भी पावर नहीं पहुंची है, तो पावर हमारे लिए लिमिटेड है। और इसलिए एल्यूमिनियम की इंडस्ट्री जो है, इवन स्टील की भी इंडस्ट्री कह लो, वहां पर भी पावर की जरूरत पड़ती है, तो पावर वहां पर की फैक्टर हो जाएगा। ये इलेक्ट्रो ऑप्टिक्स एक ऐसी फील्ड है जहां पर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के जो किए हुए लोग हैं वो चाहिए,
और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग किए हुए लोग जो हैं वो ऑफ कोर्स कम है, मतलब स्किल्ड टेक्नीशियंस चाहिए। स्किल्ड टेक्नीशियंस की यहाँ पर जो है वो की फैक्टर है। और इलेक्ट्रो ऑप्टिक्स की जो एप्लीकेशन हम देखते हैं, एलईडी वगैरह जो बनती हैं वो, या फिर मोबाइल फोन्स वगैरह जो जहाँ पे सेंसर्स वगैरह का यूज होता है, वो बेसिकली इंडस्ट्री है। और यहाँ पर स्किल्ड टेक्नीशियन जो हाईली क्वालिफाइड लोग हैं वो कम है, लिमिटेड लोग हैं, इसलिए कह सकते हैं वो की फैक्टर है। एयरलाइंस में आप कह सकते हो जो स्किल्ड पायलट्स हैं वो लिमिटेड हैं, तो वहां पर वो एक की फैक्टर हो सकता है। बाकी ये 5 इंडस्ट्रीज का आपको याद रखना है, क्योंकि इस पर ही एमसीक्यू बनेगा। 5 इंडस्ट्रीज कौन कौन? सबसे पहले मोटर कार। मोटर कार के लिए क्या, मोटर कार के लिए क्या दिमाग में रखोगे? सेल्स डिमांड। एल्यूमिनियम के लिए क्या? पावर। पेट्रोलियम रिफाइनरी के लिए आपको याद रहेगा सप्लाई ऑफ क्रूड ऑयल। इलेक्ट्रो ऑप्टिक्स के लिए क्या है? स्किल्ड टेक्नीशियंस। और फाइनली जो हाइड्रो पावर जनरेशन है उसके लिए मॉनसून। आइए देख लेते हैं एमसीक्यू। क्वेश्चन नंबर 101, एक एग्जामिनेशन क्वेश्चन दिसंबर 2019 में आया। A factor which will limit the activities of an undertaking and which is taken into account in preparing budgets is termed as, हम उसको लिमिटिंग फैक्टर भी बोल देते हैं, उसको हम गवर्निंग फैक्टर भी बोल देते हैं, की फैक्टर भी बोल देते हैं, प्रिंसिपल बजट फैक्टर भी बोल देते हैं, स्केयर्स फैक्टर भी बोल देते हैं। नहीं, यहाँ ये तीनों नाम ही है, तो हम कह देंगे यस ऑल ऑफ द अबव, डी इज द आंसर। कह रहा बताइए मॉनसून जो है वो कौन सी इंडस्ट्री का की फैक्टर है? वो है हाइड्रो पावर जनरेशन के लिए। ठीक। सप्लाई ऑफ क्रूड ऑयल, ये किसका की फैक्टर है? पेट्रोलियम रिफाइनरी के लिए। स्किल्ड टेक्नीशियन, ये इलेक्ट्रो ऑप्टिक्स के लिए की फैक्टर है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। ये 2 क्वेश्चन मैंने आपके लिए बना दिए, इस जैसे क्वेश्चन एग्जाम में वापस से आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 105 को अगर आप रीड करोगे, दिसंबर 2021 का क्वेश्चन है, और यहां पर उसने बेसिकली हमें की फैक्टर की ही डेफिनेशन दी है, आप अगर देखोगे। लेकिन अगर आप ऑप्शंस देखोगे तो आपको 2 ऑप्शंस ठीक मिलेंगे। की फैक्टर को हम गवर्निंग फैक्टर भी बोल देते हैं और उसको हम प्रिंसिपल बजट फैक्टर भी बोल देते हैं। अब 2 ऑप्शंस ठीक है, हम कौन सा टिक करके आए? आप कोई भी टिक करके आइएगा, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। जब ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है जिसमें 2 ऑप्शंस ठीक होते हैं, तो आपकी चॉइस है, कोई भी ऑप्शन ठीक करके आएंगे, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। और जब गाइडलाइन में इसका आंसर पब्लिश होके आया ना, उसमें भी जो पीछे लास्ट में आंसर्स लिखे होते हैं, 2 ही आंसर लिखे हुए थे। आप बी भी टिक करेंगे तब भी ठीक है, सी भी टिक करेंगे तब भी ठीक है। तो इसमें हम बी को भी टिक कर लेते हैं और सी को भी टिक कर लेते हैं। ठीक है, एग्जाम क्वेश्चन है, कोई ऐसे थोड़ी, ऐसा होता है, कई बार होता है। क्वेश्चन नंबर 106, पहले हमें एक असर्शन दिया हुआ है, मतलब एक फैक्ट दिया हुआ है। The whole budget involving all functions such as sales budget, material budget, production budget will have to be built after assessing the key factor। कह रहा जब हम एक कंप्लीट बजट बनाएंगे तो हमें की फैक्टर को ध्यान में रखना चाहिए, बिल्कुल रखना चाहिए। अगर बिना की फैक्टर को ध्यान में रखे कर लोगे तो आप तो कुछ भी बना लोगे। ऐसे थोड़ी, की फैक्टर से हमारा प्रोडक्शन जो है रिस्ट्रिक्ट होता है। और ये रीजनिंग दी है कि क्यों की फैक्टर को ध्यान देना है। रीजन क्या दिया है? की फैक्टर विल लिमिट द एक्टिविटीज। ऑफ कोर्स की फैक्टर क्योंकि हमारी एक्टिविटीज को लिमिट करेगा, क्योंकि वो लिमिटेड क्वांटिटी में है, इसलिए इसको कंसीडर करना जरूरी है। तो हम कह सकते हैं बोथ ए एंड आर आर ट्रू, और जो आर उसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। की फैक्टर को कह रहा कंसीडर करना चाहिए, और क्यों करना चाहिए? बिकॉज इट विल लिमिट द एक्टिविटीज ऑफ एन अंडरटेकिंग। तो बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। क्वेश्चन नंबर 107, डैश डिटरमिन्स द प्रायोरिटीज ऑफ फंक्शनल बजट। बताइए भाई, हम फंक्शनल बजट्स बनाते वक्त जो है किसका ध्यान रखते हैं? की फैक्टर। की फैक्टर हमारे लिए प्रायोरिटीज बताता है, भाई ये देखो, ये पहले बनाओ, ये बाद में बनाओ। तो ये हमने मार्जिनल कॉस्टिंग में ऑब्जर्व भी किया था। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, बजट की फैक्टर। हमारा जो अगला थियरी कॉन्सेप्ट है वो है बजट मैनुअल। मैनुअल, आपने कभी कोई नया फोन खरीदा हो, लैपटॉप खरीदा हो, तो साथ में एक मैनुअल आता है। मैनुअल में क्या लिखी होती है? इंस्ट्रक्शन लिखी होती है कि भाई ये जो डिवाइस तुमने खरीदा है इसको ऐसे ऐसे ऑपरेट करना है। अब ठीक है, ऐसे ही हम अगर बजट जिसको बनाने के लिए बोल रहे हैं तो उसको बताए तो सही कि तुझे क्या क्या असम्पशंस लेनी है। फॉर एग्जांपल, कैश बजट बनाते वक्त हम ये इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं कि भाई हमारे यहाँ ना स्टैंडर्ड है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन में स्टैंडर्ड है कि हम 3 महीने का ही बजट बनाते हैं। और अगर किसी महीने में आपको दिख रहा है कि इससे ज्यादा कैश आएगा हमारे पास, तो उसके इन्वेस्टमेंट का भी जरिया सोचो। और अगर इससे कम आएगा तो आपको बोरो करना पड़ेगा। तो ये बैंक है हमारे पैनल में, इन बैंक से ही बोरो करना है। कहने का मतलब ये कि बजट बनाने वाले को हमें कुछ इंस्ट्रक्शन देनी पड़ेगी। ठीक है, ऐसे ही हो सकता है कि जो रॉ मटेरियल परचेज बजट बनाए, भाई उसको पैसे चाहिए होंगे परचेज बजट बनाने के लिए, तो हम कहेंगे भाई देख, ये वाला बजट बनाने के लिए तो इन लोगों का अप्रूवल भी लगेगा
कहने का मतलब यह है कि जब हम कोई बजट बनाते हैं तो उससे रिलेटेड इंस्ट्रक्शंस कहीं तो बतानी पड़ेंगी ना, और वो इंस्ट्रक्शन जहां लिखी होती है उसी बुकलेट को ही हम क्या बोल देते हैं कि वो बजट मैनुअल है। तो बजट मैनुअल बेसिकली क्या है, ये कोई डॉक्यूमेंट है या फिर कोई मैनुअल या बुकलेट है जिसमें हमने सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई है रिगार्डिंग प्रोसीजर्स टू बी फॉलोड। उसके बाद हमने ये बात भी देखी कि अलग अलग फंक्शंस के लोग ना आपस में इंटरडिपेंडेंट है। सेल वाले का प्रोडक्शन वाले से नाता पड़ेगा, प्रोडक्शन वाले का परचेज वाले से नाता पड़ेगा, परचेज वाले का कैश वाले से नाता पड़ेगा। ये बात हमने देखी थी फंक्शनल बजट्स करते वक्त। अब क्योंकि इनके रिस्पेक्टिव हेड जो हैं वो आपस में कहीं क्लैश ना करे, ईगो इनके बीच में ना प्रॉब्लम क्रिएट कर दे और हर कोई अपनी धुन में चलेगा तो ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉफिटेबिलिटी सफर करेगी। इसलिए हम ये भी नहीं चाहते कि वो अपने अपने हिसाब से काम करें, सारे मिलके काम करेंगे तभी काम बढ़िया होगा। तो हमने कहा कि तुम्हारी ना एक कमेटी बना देते हैं। जैसे आपने कंपनी लॉ में देखा होगा एक ऑडिट कमेटी होती है, शेयर होल्डर ग्रीवेंस कमेटी होती है, रेम्यूनरेशन कमेटी होती है। तो हमने कहा तुम्हारी कमेटी का नाम बजट कमेटी, और हर एक कमेटी में एक चेयरमैन होता है। तो हमने कहा तुम्हें यहाँ पे हम जिसको हम बनाएंगे चेयरमैन उसको हम बजट कंट्रोलर बोलेंगे। कह लो कि उस कमेटी का सेक्रेटरी हो गया वो, ठीक है। तो बजट कमेटी क्या होती है, जो ग्रुप ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स हैं अलग अलग फंक्शंस के, उनकी अगर हम एक कमेटी बना दें उसको बजट कमेटी बोल देते हैं। और ऐसे ही हर एक कमेटी में कोई ना कोई तो होगा ना जो सबके एफर्ट्स को कोऑर्डिनेट कर रहा होगा, उसको बजट कंट्रोलर बोल देंगे। ऐसा इंसान जो कोऑर्डिनेट करता है एफर्ट्स ऑफ द बजट कमेटी उसको हम बजट कंट्रोलर बोल देते हैं। और हमारे इंस्टीट्यूट ने स्टडी मैट में एक वर्ड यूज कर रखा है, इन अदर वर्ड्स ही इज द सेक्रेटरी ऑफ द बजट कमेटी। भाई चेयरमैन बोलो, सेक्रेटरी बोलो, भाई जो लीड कर रहा है वो बजट कंट्रोलर है, ठीक है। तो बजट मैनुअल समझ में आता है, बजट कमेटी समझ में आता है, बजट कंट्रोलर। अब उसके बाद है स्टेप्स इन बजटरी कंट्रोल की क्या क्या स्टेप्स होते हैं बजटरी कंट्रोल में। पहला स्टेप आपको क्या दिख रहा है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर बजट। देखो ऑर्गेनाइजेशन फॉर बजट से क्या मतलब है, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कई सारे लोग अपॉइंटेड हैं और हर एक इंसान का कोई ना कोई एक रोल होगा जिसके लिए वो अपॉइंट किया गया है। तो वो रोल पहले क्लियरली डिफाइन हो जाने चाहिए। प्रोडक्शन मैनेजर है तो इस प्रोडक्शन मैनेजर का क्या रोल है, वो क्या क्या काम करेगा वो डिफाइन कर लो। सेल्स मैनेजर का रोल डिफाइन कर लो। ऐसे ही चीफ अकाउंटेंट का क्या काम है, परचेज मैनेजर का क्या काम है। और अगर हम देखें कि जो कोई रिसर्च एंड डेवलपमेंट का हेड है तो उसकी क्या ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। मतलब ये कि जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता है, एक हियरार्की होती है, वो डिफाइंड अगर ठीक से नहीं है तो पहले वो डिफाइन कर लो। क्योंकि बजट्स जब बनना शुरू होंगे ना तो लोग रिपोर्टिंग करेंगे एक दूसरे को, जब एक्चुअल में वो कन्वर्ट होगा तो हम कंपेयर करेंगे, देखो ये सोचा था ये हुआ, और अगर सही नहीं हुआ तो कौन जिम्मेदार है, वो सब आगे जाके होगा। तो पहले ना एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर तैयार कर लो, एक हियरार्की तैयार कर लो कि कौन किसको रिपोर्ट करेगा और किसकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो करने के बाद फिर बनाओ बजट मैनुअल। अब आप खुद ही सोचिए ना, बजट बनाने से पहले बजट मैनुअल बनाए कि बजट मैनुअल बाद में बना लेंगे। भाई जो इंसान बजट बनाएगा उसको पता तो हो कि बजट के लिए क्या क्या इंस्ट्रक्शन है, कैसे बजट बनाना है। तो पहले हम वो बुकलेट तैयार करेंगे जहां पर सारी बजट को बनाने को लेकर इंस्ट्रक्शंस होगी। और उसके बाद आती है रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर बजटिंग। मतलब ये वो स्टेप है जहां पर हम एक बजट कमेटी बनाएंगे, उसका एक बजट कंट्रोलर अपॉइंट करेंगे। मतलब यहां पर क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं बजटिंग की तो वो सबकी सहमति से ही होगी ना, सबसे पूछ के ही होगी। तो एक बजट कमेटी वगैरह बनाना, कंट्रोलर अपॉइंट करना, वो इस स्टेप का काम है। और फाइनली जो लास्ट में है बजट का प्रोसीजर, मतलब अब हम बजट बनाना शुरू करेंगे और बजट बनाते वक्त की फैक्टर का ध्यान रखेंगे, फ्यूचर के एस्टिमेट्स लगाएंगे। भाई सेल अगर कितनी होगी उसके लिए एस्टिमेशंस लगाएंगे, कितना प्रोडक्शन करने वाला देखेगा कि कितना हमारा रॉ मटेरियल हो सकता है वेस्ट होगा तो उसके अकॉर्डिंगली रॉ मटेरियल परचेज भी किया जाएगा। मतलब ये फाइनल स्टेप है जहां पर हम अब एक्चुअली में बजट्स बनाने लगे हैं, बजट की प्रोसीजर फॉलो होंगे। तो 4 स्टेप याद रखेंगे आप, ऑर्गेनाइजेशन फॉर बजट, फिर बजट मैनुअल का बनाना, रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर बजटिंग, एंड देन फाइनली बजट प्रोसीजर। आइए देख लेते हैं कुछ एमसीक्यूज। क्वेश्चन नंबर जो 108 है ना वो दिसंबर 2020 में आया और एक बार नहीं कई बार आ चुका है। और मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूं, जब भी क्वेश्चन के स्टार्टिंग में आपको दिखे ना बुकलेट वर्ड लिखा है या डॉक्यूमेंट वर्ड लिखा है, तो ऐसा बुकलेट या डॉक्यूमेंट जहां पर हमने सब कुछ डिफाइन कर रखा है कि बजट कैसे बनने चाहिए, कौन कौन जिम्मेदार होगा, तो उसको क्या बोलते हैं, बजट मैनुअल बोल देते हैं। तो इन दोनों का ही सही ऑप्शन क्या होगा, बजट मैनुअल। बजट मैनुअल इज द करेक्ट आंसर जहां पर किसी बुकलेट या डॉक्यूमेंट की बात हो रखी हो। फिर ये स्टेप्स पर दिसंबर 2019 में क्वेश्चन आया कि बताइए कि क्या क्या स्टेप्स हैं। 4 स्टेप्स याद है आपको, पहला था ऑर्गेनाइजेशन फॉर बजट, दूसरा स्टेप था बजट मैनुअल, तीसरा जो हमारा स्टेप था वो रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर बजटिंग, और फाइनली बजट प्रोसीजर। तो आप देखेंगे यहाँ पर तो हमें बी जो है वो करेक्ट आंसर दिखेगा, ऑर्गेनाइजेशन फॉर बजटिंग, बजट मैनुअल, रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर बजटिंग, एंड फाइनली बजट प्रोसीजर।
देखो बजटरी कंट्रोल चैप्टर पर अभी भी बहुत कुछ बोला जा सकता है, लेकिन आपको फिर एक बात को भी ध्यान रखना पड़ेगा कि हम रिवीजन कर रहे हैं, और रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखोगे तो आपको लगेगा बहुत बेहतर कर रहे हैं। मतलब इतनी कॉम्प्रिहेंसिव हम रिवीजन कर रहे हैं कि आपको सब कुछ बहुत अच्छे से रिकॉल हो रहा होगा, आपने कहीं से भी क्लासेस लगाई। और रेगुलर बैच में तो आप सोचो ना, फिर तो वहां पर हम और क्या क्या देखते होंगे, बट फिलहाल रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बजटरी कंट्रोल का समापन यहीं पे करता हूं। और अगर आप अभी भी एग्जाम एमसीक्यूज अगर अपने कवर करने की कोशिश करेंगे, आप देखोगे ऑलमोस्ट आपसे सब कुछ हो रहा होगा, लेकिन स्टिल मैं आपको ये कहूंगा कि मैंने रिवीजन करते वक्त सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो हैं, जो एग्जाम में एक्सपेक्टेड हैं, वो हमने कवर कर लिए हैं। बट स्टिल जहां से भी आपने क्लासेस ली है, आप प्लीज अपने डिटेल नोट्स को जरूर देखिएगा, वहां से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। आज जो हम एएस लिख रहे हैं वो है एएस नंबर 11, द इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन फॉरेन एक्सचेंज रेट्स। ऑफ कोर्स ऐसी हर एक ऑर्गेनाइजेशन जिसके मल्टीनेशनल ऑपरेशंस हैं, जो इंडिया के अलावा दूसरी कंट्रीज में भी ऑपरेट करती हैं या फिर इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करती हैं, तो उनके वहां पर फॉरेन एक्सचेंज का भी इंपैक्ट आता होगा। तो इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन फॉरेन एक्सचेंज रेट्स एएस 11 उसको डील करता है। ठीक है जी। तो हमने जरा एएस 6 से जो जो लिखे थे एक बार वो रिवाइज करवाइए। एएस 6 डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग का था, जो कि विड्रॉ हो चुका है। एएस 7 कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स, एएस 8 अब नहीं रहा, एएस 9 रेवेन्यू रिकग्निशन, और एएस 10 जो था वो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट पे था। एएस नंबर 11 जो हमने आज लिखा है, द इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन फॉरेन एक्सचेंज रेट्स। क्या सारे एएस 1 से रिवाइज करवाओगे क्या? हाँ सर बिल्कुल। एएस नंबर 1 disclosure of accounting policies, AS number 2 valuation of inventories, AS number 3 cash flow statement, AS number 4 contingencies and events occurring after balance sheet date, AS number 5 net profit loss for the period, prior period items and changes in accounting policies, AS 6 withdraw हो चुका है लेकिन still depreciation accounting पर है। 7 number construction contract, 8 अब नहीं रहा, 9 revenue recognition, 10 property plant and equipment, और AS number 11 जो है the effect of changes in foreign exchange rates। और ठीक ऐसे ही हम देख लेते हैं एब्रीविएशन। आज जो हम एब्रीविएशन लिखेंगे वो है इंड एएस। इंड से इंडियन हो गया और एएस से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हो गया। तो इंड एएस का फुल फॉर्म क्या हो गया? इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। पिछले 2 क्लासेस में हमने क्या क्या लिखा था? आईएएस इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, फिर आईएफआरएस इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, और फिर है इंड एएस जिसको हम इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोलते हैं। इन सब में क्या डिफरेंस होता है, जब हम एएस का टॉपिक पढ़ेंगे तो वहां पर एक बार देखेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो वेरी मच, टेक केयर, बाय।